Hello everyone. So I appeared for the UPSC Prelims 2025 and in this video I'll be sharing my actual thought process how I approached each question in the exam hall. And इस एग्ज़ाम में जो भी आप ओरिजिनल मार्किंग्स देखोगे वो सब मैंने एग्ज़ाम टाइम पे की थी बट जो भी आप +2 या -0.6 से मार्किंग्स देखोगे वो सब एग्ज़ाम के बाद की थी. ऑलराइट, और मुझे मिला था सेट सी प्लस दिस इज़ नॉट जस्ट अ सॉल्यूशन वीडियो. ऑलराइट, सो आई बी एक्चुअली ब्रेकिंग डाउन द एग्ज़ाम माइंडसेट जो कि आप नॉलेज के बेसिस पे या कोई एलिमिनेशन ट्रिक या जो भी कोई मिस्टेक्स आप एक एस्पिरेंट एग्ज़ाम टाइम पे अंडर प्रेशर करता है वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी. सो लेट्स बिगिन. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. बेसिकली ये क्वेश्चन पंचायत का है, पॉलिटी से आया था. और इस क्वेश्चन में मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया है बट ये क्वेश्चन नॉलेज से सॉल्व हो सकता था और मैंने इसको पूरा ट्राई भी किया था. सो लेट्स सी कि मैंने इसको कैसे अप्रोच किया था. मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी जिसके अंदर वो बोल रहा है कि पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पे एग्जिस्ट करती है हर एक स्टेट में, जो कि अपने आप में एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. तो बेसिकली ये स्टेटमेंट गलत होनी ही होनी थी. ठीक है, और क्वेश्चन को ये 3 स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैंने क्वेश्चन की डायरेक्टिव पढ़ ली थी जिसमें उसने नॉट करेक्ट पूछा था और इसीलिए मैंने उसको सर्कल भी किया हुआ है. ठीक है, तो हमें नॉट करेक्ट फाइंड करना था इस क्वेश्चन में जो कि मैं कर रहा था. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो बेसिकली जिस जिस ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन होगा वो तो ऑप्शन आने के चांसेस हैं, तो उस बेसिस पे मैं सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकता हूँ. मतलब जो सेकंड ऑप्शन है उसको मैं एलिमिनेट कर दूँगा क्योंकि उसमें फर्स्ट नहीं आ रहा है और मुझे नॉट करेक्ट ढूंढना है. ठीक है, और फिर जब मैं सेकंड स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, सेकंड स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि जो 30 ईयर्स ऑफ एज होती है टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, वो उसको बोल रहा है कि वो 30 ईयर्स होती है. बट अगर हमें थोड़ा याद होगा कि जब हम पंचायत पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली 25 ईयर्स ऑफ एज की बात होती है, 30 ईयर्स की बात नहीं होती है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये पता चल गया था क्लियरली. तो मैंने इसीलिए आप देख रहे हो कि मैंने फर्स्ट के आगे भी और सेकंड के आगे भी इनकरेक्ट मार्क किया हुआ था. बट प्रॉब्लम हुई थर्ड स्टेटमेंट में. मैंने थर्ड स्टेटमेंट के टाइम पे जब उसको मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरा जो है फोकस चीफ मिनिस्टर पे गया ही नहीं. अगर आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर, मेरा फोकस इस पर गया ही नहीं. अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट में बेसिकली स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है. ठीक है, तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं करता, ये गवर्नर करता है. बट बेसिकली हुआ क्या कि मैं इसको देख ही नहीं पाया उस टाइम पे ना, और फिर मैंने इसको समझ लिया कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. मुझे लगा कि ये करेक्ट है और मैंने उसी हिसाब से थर्ड को, जो थर्ड ऑप्शन था थर्ड स्टेटमेंट वाली जिसमें जिसमें था, उस सबको मैंने इनकरेक्ट किया और मैं फर्स्ट को मार्क करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर गया. ठीक है, ये क्वेश्चन अपना गलत हो गया बट कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. उसके बाद आता है ये क्वेश्चन, ये है बिम्स्टेक के ऊपर क्वेश्चन है. ठीक है, अब बिम्स्टेक के ऊपर क्वेश्चन है तो इसको सबसे पहले मैंने यहाँ पे BBIMNST लिख दिया था जो कि बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज़ हैं बेसिकली. ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोल रहा है इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025. तो हमको मालूम है कि 7 मेंबर स्टेट्स ही होते हैं बिम्स्टेक में. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट था जितना मुझे मालूम था कि हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है. उसके बाद जब मैंने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा था तो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ द ढाका डिक्लेरेशन 1999. तो जब हम PYQs अटैम्प्ट करते हैं तो हमको पता है कि PYQs में यूजुअली जब ऐसे ईयर दे रखे होते हैं या न्यूमरिक वैल्यूज़ होती हैं तो वो यूजुअली इनकरेक्ट होता है. ठीक है, और उसी बेसिस पे मतलब मुझे एक्जैक्टली पेपर के टाइम पे मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो 1997 होता है. ठीक है, बट मैंने इसको इनकरेक्ट ही कंसिडर करके चला और उसी बेसिस पे मैंने सेकंड स्टेटमेंट को भी इनकरेक्ट माना और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को मैंने एलिमिनेट कर दिया उस बेसिस पे. तो मेरे पास बचता है सी और डी. अब सी में ऑप्शन 1 तो है ही, मुझे सीधा ऑप्शन 4 को देखना था, जो स्टेटमेंट 4 को देखना था. स्टेटमेंट 4 में क्या बोल रहा है, इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज़ बीइंग लेड बाय इंडिया. ठीक है, ऑल्दो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसका आंसर जो है वो डी है, 1 ओनली. बट उस टाइम पे पेपर के टाइम पे पढ़ते टाइम ये स्टेटमेंट मतलब जनरली ट्रू लग रही थी. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा एक हैक बताऊं तो इसके अंदर जैसे ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज़ बीइंग लेड बाय इंडिया. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अगर यहाँ पे ये बीइंग वर्ड अगर यहाँ पे ये नहीं भी होता, ठीक है, अगर यहाँ पे ये बीइंग वर्ड नहीं लिखा होता तो अगर इसको आप तब पढ़ोगे द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज़ लेड बाय इंडिया तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू होती है. ठीक है, मतलब स्टेटमेंट का कोई जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप जब आप PYQs एनालिसिस करोगे आप उसमें देखोगे कि कुछ कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती है जिसमें एक्स्ट्रा एडजेक्टिव्स यूज़ करता है UPSC और वो यूजुअली स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होती है. बट
ठीक है, मैं क्या कहते हैं जब एग्ज़ाम दे रहा था एग्ज़ाम हॉल में ये चीज़ उतना मैं पकड़ नहीं पाया उस टाइम पे। सो बेसिकली मुझे तो उस टाइम पे मतलब ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट लगी रही थी, तो मैंने इसको करेक्ट मानते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव कर गया था। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें जो जो गलतियाँ हो रही हैं ना वो आप नोट करते रहना कि क्या क्या गलतियाँ हुई, किस तरीके से जब आप पेपर कर रहे होते हो तो क्या क्या गलतियाँ हो सकती है। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट अटैम्प्ट जो भी कोई नेक्स्ट अटैम्प्ट देने वाला है उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होगा कि आप ये सब चीज़ें देखते हुए चलो कि कहाँ एग्ज़ाम हॉल में आपसे क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मैंने अपना पेपर किया था वो मैं अपना पेपर स्टार्ट करता हूँ ब्लू पेन से। बेसिकली ब्लू पेन से मैं स्टार्ट करता हूँ पेपर, और जो मैं अपना फर्स्ट राउंड करता हूँ, जो क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया होता है कि हाँ ये इसका ए ऑप्शन है, तो उस पर मैं डबल टिक मार देता हूँ। ठीक है, और जो क्वेश्चन मुझे सेकंड राउंड में करना है उस पर मैं सर्कल कर देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, सो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो बेसिकली थर्ड क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ ज्यूरी टू सिलेक्ट द रेसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज़। अब मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है गांधी पीस प्राइज़ किस लिए देते हैं, कौन देता है, क्या करते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, बट अपने को सिर्फ इतना पता है कि भाई प्रेसिडेंट का काम वहाँ पे इन चीज़ों में नहीं होता है, वो ज्यूरी नहीं होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट का काम होता है बेसिकली अगर आप देखते हैं तो फेलिसिटेट करना। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ज्यूरी का पार्ट नहीं हो सकता है। तो उस बेसिस पे मैंने सिर्फ क्या कहते हैं स्टेटमेंट वन को एलिमिनेट, और स्टेटमेंट वन जो है ऑप्शन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको एलिमिनेट करते हुए मैंने बी और डी को जो है मैंने इसको इनकरेक्ट मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास क्या बचता है ऑप्शन ए और सी, और ए और सी में सेकेंड और फोर्थ तो है ही, और ऑप्शन सी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैंने कंसिडर करते हुए चला कि हाँ ये ट्रू हो सकता है, एंड मैंने सी के साथ किया और सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो बेसिकली गगन के ऊपर है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, अब ये इसमें इस चीज़ के ऊपर पूछ रहा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट हमें करेक्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो कभी कभी मैं क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेटमेंट से पढ़ता हूँ और कभी कभी नीचे से भी पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन में मैंने नीचे से ही पढ़ना शुरू किया था, और इसमें थर्ड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो इसमें क्या बोल रहा है, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मतलब आप जीपीएस बना रहे हो, जीपीएस की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो वो सिर्फ एविएशन में ही आपको जो है नेविगेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको फैसिलिटी मिलेगी, बट और किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में नहीं मिलेगी। तो उसका तो फिर पर्पस ही मीट नहीं हुआ ना। अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हो जो जीपीएस बेस्ड है नेविगेशन के पर्पस के लिए, तो ये स्टेटमेंट मतलब इलॉजिकल है। ठीक है, तो सीधा स्टेटमेंट 3 जो थी उसको काटा, और उसके बेसिस पे हमको क्या मिलता है, हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। उसके बाद मेरे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में वन तो है ही है, मुझे सिर्फ अब क्या देखना है, मुझे देखना है कि ऑप्शन डी में जो स्टेटमेंट 2 है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, स्टेटमेंट 2 बोलता है इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि और ज़्यादा अच्छी यूनिफॉर्म और हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ मिल पाएगी। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब आप इसको पढ़ोगे आपको पता समझ में आ जाएगा कि बेटर जीपीएस एडेड सिस्टम है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और मैं फिर डी के साथ ही गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी अपना सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं देखता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 ये इट्स रिगार्डिंग एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पैलेस पेरिस इन फरवरी 2025। ठीक है, मुझे नहीं मालूम था इसके बारे में, ऑल्दो मुझे ब्लेचली पार्क समिट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था। ठीक है, बट मैं रिस्क लेना ज़्यादा चाहता नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, और मैं सोचा था कि मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करूँगा नेक्स्ट राउंड के लिए, तो उस टाइम पे मैंने इसको फर्स्ट राउंड में मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया था, और मैं सीधा आगे मूव कर गया था। और ये सेम चीज़ मैंने सिक्स्थ क्वेश्चन में भी करी थी। सिक्स्थ क्वेश्चन में यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ईयर दिए हुए हैं एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में ईयर पूछा हुआ है 26, 27, 25। ठीक है, तो एक चीज़ तो मतलब क्लियर थी कि इसमें मतलब जो एग्ज़ाम टाइम पर लग रहा था कि सारे के सारे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, ऑल्दो इसका जो आंसर है वो डी ही बता रहे हैं, जो कोचिंग की आंसर कीज़ है उनमें डी ही बता रहे हैं, बट उस टाइम पे लगा था ये। तो बट मैंने इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में, मैंने इसको फर्स्ट राउंड में इसको मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, मैंने इसको सेकंड राउंड के लिए छोड़ा था, इसलिए आप देख रहे हो कि ये मैंने ब्लैक पेन से मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में मैंने फर्स्ट पेज पे 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे
4 लिखा हुआ है, ठीक है, वो मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे बाद में इजी रहे कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और ये जो +1 है ये मैंने सेकेंड राउंड में किया था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखते हैं तो ये बेसिकली ब्रिक्स के ऊपर है, ठीक है। और ब्रिक्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, और इसमें ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, बट मैं आपको इसकी अप्रोच बताता हूँ कि मैंने कैसे इसको अप्रोच किया था। तो मैंने सबसे पहले, अगर आप ऊपर देख रहे होगे, कि मैंने इसमें ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं जो एक्स्ट्रा ऐड हुई थी ब्रिक्स कंट्रीज़ के अलावा, मैंने वो यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। बट मुझे ये नहीं पता था कि रिसेंटली इंडोनेशिया भी ब्रिक्स का मेंबर बन गया है, वो भी फुल टाइम मेंबर बन गया है, फुल मेंबर, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैंने इस स्टेटमेंट को माना था कि ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसलिए आप देख रहे हो कि मैंने फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन को, ये जो सेकंड ऑप्शन है, इन दोनों को मैंने इनकरेक्ट मार्क कर दिया था, बिकॉज मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा करंट अफेयर्स, क्योंकि ये रिसेंटली आई थिंक जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ऐड हुआ था ब्रिक्स में, ब्रिक्स मेंबर बना था, ठीक है। और मैंने जो करंट अफेयर्स पढ़ा था वो मैं सिर्फ दिसंबर 2024 तक का करके गया था, ठीक है। बाकी मैंने स्टार्टअप पे ही ज़्यादा अपना फोकस रखा था, मैं उतना ज़्यादा करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ के नहीं गया था, ठीक है। तो उस बेसिस पे अब इंडोनेशिया नहीं हुआ था ऐड, मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने इसको इनकरेक्ट कंसिडर किया और मैंने इसमें सी मार्क किया था, ठीक है। बट इसका जो आंसर है वो है ए। बट अगर किसी को ये भी मालूम था ना कि इंडोनेशिया इसका मेंबर बन गया है, तब भी ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज उन लोगों ने, यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ना काफ़ी डिफ़िकल्ट बनाया इस एक वर्ड के पीछे, मल्टीकल्चरलिज्म के पीछे, ठीक है। आई एम श्योर आप सब लोगों ने भी आंसर कीज देख ली होगी, तो यहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म नहीं आना था, तो उसके बेसिस पे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हो जाती है इनकरेक्ट आपकी, और इसमें 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है लोकपाल का, अगेन इट्स अ पॉलिटी क्वेश्चन, और इसमें उसने पूछा हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। आई मीन absurd स्टेटमेंट है, देखते ही पता चल रहा है कि अगर इंडिया में जो पब्लिक सर्वेंट है उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है, आउटसाइड जो पोस्टेड है उनके ऊपर क्यों नहीं होगा, ठीक है। लॉजिकल बात है, क्यों नहीं होगा, होना चाहिए उनके ऊपर भी। और अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें ये बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लोकपाल इंक्वायर नहीं कर सकता है, तो ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो उस बेसिस पे फोर्थ स्टेटमेंट आपने इनकरेक्ट किया, 1 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन बचते हैं 2 और 3, ठीक है। अब इसमें इसने बोला हुआ है सेकंड स्टेटमेंट में, द चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज़ टू बी इट्स चेयरपर्सन। ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जब आप इसको लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ से, एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज़ टू बी इट्स चेयरपर्सन, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो डिफ़िकल्ट बनाता है वो बनाता है ये वाला स्टेटमेंट, बिकॉज ये बड़ा ही फैक्चुअल स्टेटमेंट है। इसमें 45 ईयर्स ऑफ एज की बात की गई है, ठीक है। द चेयरपर्सन और अ मेंबर shall not be a person of less than 45 years of age on the date of assuming office as the chairperson or member as the case may be। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये लोकपाल एक्ट 2013 में दी गई है, ठीक है। बट ये स्टेटमेंट क्या लक्ष्मीकांत में मेंशन है या नहीं है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बट आई थिंक ये नहीं मेंशन है, तो विच मेक्स इट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो मेरा तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया था, बट एनीवेज कोई इशू नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। अब यूपीएससी वैसे यूजुअली स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट 2021 से उन्होंने एक दो क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो अब खो खो तो मैंने पढ़ा ही नहीं था खो खो के बारे में, और खो खो का अगर आता भी तो मैंने अटैम्प्ट नहीं करना था, ठीक है। तो ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है। ये जो दूसरा क्वेश्चन है चेस के ऊपर, अब ये जो चेस का क्वेश्चन आया है गुकेश डोमराजू के ऊपर, ये मैच मैंने लाइव देखा था जब ये मैच चल रहा था, एंड ऑनेस्टली मेरे माइंड में भी था कि एग्ज़ाम से पहले एक बार चेस वाला टॉपिक ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, और क्वेश्चन आ भी गया। बट प्रॉब्लम ये हुई कि मैं एग्ज़ाम से पहले देखना ही भूल गया ये टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट वगैरह पढ़ी थी, ठीक है, बट ये नाम वगैरह मेरे को रशियन प्लेयर था या ये था, ये सब चीज़ें मुझे एक्जैक्टली याद थी नहीं, इसलिए मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया, ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था, ठीक है। सो इस वाले पेज पे मैंने फर्स्ट अपने राउंड में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने अटैम्प्ट किया था, 7 पे मैंने सर्कल किया था, क्योंकि 7 पे मैं श्योर नहीं था, 7 को मैंने सर्कल कर दिया था नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। इसीलिए फिर उसके बाद मैं
आगे मूव कर गया था और मैंने फिर आगे के क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू किए, विच वॉज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अगेन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले टाइप के क्वेश्चन है, जिसके अंदर इसने ये वाला जो यूपीएससी का एक पैटर्न होता है पूछने का, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आपको मतलब इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं भी पता है ना, तो आप फिर भी अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली देखोगे तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, आपको नहीं पता है वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो हमको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो ए और बी में से ही करना था। ठीक है, ए और बी में से ही करना था। अब इसका आंसर ए है, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तब मुझे ये फोस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, तो अब यहाँ पे या तो यूपीएससी ये खेल सकता था कि इसका इससे कुछ लेना देना ना हो, या हो भी सकता है लेना देना, तो उस चीज़ के ऊपर डाउट था। ठीक है, तो अब ए और बी में से ही कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था, इसलिए मैंने इसको 50-50 के रखा था और मैंने इस पर सर्कल लगाया था कि इसको मैं नेक्स्ट राउंड में करूँगा। तो जो भी क्वेश्चन मुझे 50-50 में करना होता था मैं उस पर सर्कल मार्क करता था कि उसको मैं नेक्स्ट राउंड में देखूंगा, और मैं ऐसे करके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर गया था। फिर ये क्वेश्चन अगेन इंडियन रेलवेज़ के ऊपर है। कवच हम लोग पढ़ते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी नॉट करेक्ट वगैरह पूछा हुआ था, नॉट करेक्ट पूछा हुआ था। आरफेड टैग्स, आरफेड के बारे में पता होता है हमको। ठीक है, फिर हमने कवच के बारे में पढ़ा है, लेकिन अगेन काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था, और उस टाइम पे फर्स्ट राउंड में स्ट्रैटेजी सिर्फ यही होती है कि वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाएँ जिससे आप फेमिलियर हो, जो आपके शॉर्ट करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इसलिए मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना ये वाला, जिसमें ये स्पेस मिशंस के बारे में क्वेश्चन है, गिवन अबव एनकरेज एंड सपोर्ट। ठीक है, अब अगर आप ये चीज़ देखोगे ना यहाँ पे, एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च, मतलब ये जो फ्रेज़ है ना एनकरेज एंड सपोर्ट, अब एनकरेज एंड सपोर्ट तो ऊपर यार ये 3 ऑप्शन हो या कोई और 3 ऑप्शन हो, वो सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे मैंने इसमें ऑल 3 मार्क किया था। अदरवाइज़ मुझे नहीं मालूम कि सपोर्ट माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च, मैंने नहीं पढ़ा था ये टॉपिक, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये क्या होता है। बट जो ये वर्बैटम है एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च, इसमें तीनों के तीनों करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी 100% की थी। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया था, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ अगेन अ साइंस एंड टेक क्वेश्चन, और ये एयरक्राफ्ट टाइप और उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। एयरक्राफ्ट टाइप हो गया और डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, अब मुझे इसके बारे में तो आइडिया था कि C-17 होता है मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो मैंने ये किया, और बट मैंने इसको इसको मैंने अटैम्प्ट किया ही नहीं है। ठीक है, मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया था, इसको मैंने छोड़ दिया था। मतलब ये तो मालूम था कि क्या कहते हैं, नन तो नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, कि क्योंकि ये करेक्ट था। ठीक है, अब सोचा था कि बाद में इसको देखेंगे, लेकिन बाद में क्योंकि जो पेपर था वो काफ़ी लेंदी था और सेकंड राउंड के लिए उतना टाइम मिल ही नहीं पाया बेसिकली, तो इस वजह से फिर कुछ क्वेश्चन तो छोड़ने ही पड़े फिर लास्ट में। और राइट, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गया था मैं, जो कि आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल की बात करता है। तो आर्टिफिशियल रेन में तो हम सिल्वर आयोडाइड तो हम पढ़ते ही हैं, सिल्वर आयोडाइड जो है ये हम पढ़ते हैं, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड पढ़ते हैं या फिर पोटेशियम नाइट्रेट पढ़ते हैं। अब इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। ठीक है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया और सोचा कि हो सकता है सिल्वर आयोडाइड के साथ पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ होता होगा। ठीक है, बट आंसर इसका सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड ही था, तो बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन भी मेरा इनकरेक्ट हो गया। बट एनीवेज जो मेरे मैक्सिमम जो ज़्यादा गलत हुए हैं वो शुरुआत के क्वेश्चंस में ही हो गए थे गलत, बट उसके बाद अभी हम जब आगे मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि क्वेश्चंस काफ़ी सारे सही भी हुए हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है अगेन पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब उसने पहले ही स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया इट इज़ अ लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, जो इसको स्टेटमेंट को करेक्ट प्रूव करता है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट में द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, विदाउट द एडवाइस, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें सिंपली हमने ए को मार्क किया और ये क्वेश्चन अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अगेन दिस इज़ अ पॉलिटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीकर। ठीक है, स्पीकर के ऊपर है ये क्वेश्चन। तो क्विकली फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, द स्पीकर शैल नॉट
वेकेट his office until immediately before the first meeting of the House of the People after dissolution। तो ये चीज़ हमको पता है कि जो स्पीकर का जो ऑफिस होता है वो बेसिकली डिसोल्यूशन पे वेकेट नहीं होता है, वो जो फर्स्ट सेशन होता है ऑफ द नेक्स्ट लोकसभा असेंबली, बेसिकली जो फर्स्ट सेशन होता है वो तब उसके बाद वेकेट होता है जब नया स्पीकर का सिलेक्शन होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है, सारा का सारा गेम इस क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट में ही है, क्योंकि इसमें जो यूपीएससी का पैटर्न होता है पॉलिटी के क्वेश्चन में, जिस तरीके से वो पूछता है, फ्रेम करता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे देख रहे हो ये वाला फ्रेज, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब भी पॉलिटी के क्वेश्चन में इस टाइप का फ्रेज आए ना, आपके दिमाग में घंटी उसी टाइम बज जानी चाहिए, क्योंकि वो जो उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट होती है वो स्टेटमेंट यूजुअली करेक्ट होती है, लेकिन क्या वो स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में दी गई है? नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिज़ाइन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। ठीक है, तो ये तो जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में वैसे ही इनकरेक्ट है। जो स्पीकर होता है वो कोई रिज़ाइन नहीं करता है, ठीक है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी से। तो जैसे ही हमारा ये वाला सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है, हमारे सारे के सारे जो 3 ऑप्शन हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं और हमारा जो आंसर है सी वो हमको मिल जाता है बहुत इजीली। एंड इस तरीके से हम इसमें क्विकली +2 फेच कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बेसिकली बोल रहा है, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल। ठीक है, अब 10th शेड्यूल के ऊपर ये क्वेश्चन है। अब उसमें बोल रहा है कि प्रेसिडेंट का डिसीजन के ऊपर बेस्ड होता है, नहीं, हमको पता है क्लियरली कि यहाँ पे स्पीकर का रोल होता है। ठीक है, मतलब ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ना जो लक्ष्मीकांत से ही आए हैं बेसिकली, इसमें आपकी नॉलेज ही चेक हो रही है, कुछ कुछ जगह लॉजिक भी लगता है, बट नॉलेज से ये क्वेश्चंस बहुत इजीली हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हुई। उसके बाद ये बोल रहा है कि देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यार कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा, इतने सारे उसमें आर्टिकल हैं, इतना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब अगर कहीं एक सिंगल जगह भी कहीं मेंशन होगा पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, इवन दो किसी ने भी मतलब पूरा का पूरा पढ़ा नहीं होता, क्योंकि सब मोस्टली लक्ष्मीकांत से ही पढ़ते हैं और बेयर आर्ट्स भी हर कोई तो नहीं पढ़ता है, तो ऐसा मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ने पूरे पूरे सारे के सारे आर्टिकल 1 से लेकर एंड तक पूरे पढ़े हों, तो चांसेस हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं मेंशन होगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमने इन दोनों स्टेटमेंट को जो है इनकरेक्ट कंसिडर किया, हमने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया और इसमें फिर से +2 मिल गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अगेन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टाइप क्वेश्चन है ये। इसमें बोल रहा है, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल। ठीक है, अब अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास माइनर मिनरल की भी पावर नहीं है एक्सट्रैक्शन की, तो फिर माइनर मिनरल की पावर किसके पास है? मेजर की पावर तो सेंट्रल के पास होती है। ठीक है, अब माइनर की पावर तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होती है ना, ये बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट मुझे पता चलती है कि ये स्टेटमेंट गलत है, सीधा हमको जाना है इस वाले ऑप्शन पे, विच सेज कि स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 आपने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, अगर आपने एक स्टेटमेंट फाइंड कर लिया कि भाई ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। इन वाले क्वेश्चन में ये बहुत एक यूज़फुलनेस होती है कि अगर आपने एक भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट फाइंड कर ली, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर भी स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है, इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई। ठीक है, उसने बोला नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रेलिवेंट लॉ। अब इसमें सिर्फ उसने नोटिफाई करने की बात करी है। ठीक है, अब नोटिफाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर ही सकता है, ऐसा कोई बहुत मतलब बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, नोटिफाई कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जनरल स्टेटमेंट है बहुत। ठीक है, फिर ये स्टेटमेंट आ जाती है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Which organization has enacted the nature restoration law to tackle climate change and biodiversity loss? अब देखो ये फैक्चुअल भी है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन फैक्चुअल तो है, ये क्वेश्चन मुझे आता भी था क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था, इसमें बेसिकली यूरोपियन यूनियन आंसर था। बट अगर किसी ने ये नहीं भी पढ़ा है ना, तो मैं उसके लिए ये बता देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में ना, अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे PYQs, उसमें आप देखना जहाँ जहाँ पे भी ना यूरोपियन यूनियन ऑप्शन होता है, 99% चांसेस होते हैं कि उस क्वेश्चन में यूरोपियन यूनियन ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप उठा के देख लेना, कोई एक आधा कोई क्वेश्चन ही होगा जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन आंसर नहीं होगा, अदरवाइज़ हर क्वेश्चन में जिसमें यूरोपियन यूनियन ऑप्शन में होता है उसमें आंसर यूरोपियन यूनियन ही मिलेगा आपको। ठीक है,
बाकी ये क्वेश्चन तो मुझे तो आता था, इसलिए मैंने सीधा इसमें यूरोपियन यूनियन ही मार्क किया था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये पढ़ा हुआ था मैंने। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अब यहाँ से हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें ये एक फ्रेज़ है, सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। अब ये गांधी जी ने यूज़ किया था, बट कब यूज़ किया था ये इसमें हमको वो चीज़ बतानी है। तो अब ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है ना, अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे उसमें आप हमेशा ना ये चीज़ देखना कि जो इस टाइप के बेसिकली क्वेश्चन होते हैं, जो ये वाला जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसमें ना जो ऑप्शन होता है ना, उसमें हमको ऐसा इवेंट ढूंढना होता है जो मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर ये स्टेटमेंट बोल रहा है सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन, ये गांधी जी ने यूज़ किया ये वाला फ्रेज़, तो ऐसा कोई इवेंट हुआ होगा ना जिसने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे चंपारण सत्याग्रह तो आंसर नहीं होना चाहिए, और अटेंडिंग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दो ही हमारे पास ऑप्शन बचते हैं जो आंसर हो सकते हैं, या तो ए या तो डी। ठीक है, बाकी जिसने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री उसको मालूम होगा कि क्या कहते हैं, सॉरी ऑप्शन ये वाला नहीं, ऑप्शन बी बचता है हमारे पास और ऑप्शन डी बचता है। ठीक है, तो जिसने पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि पब्लिकली वॉयलेटिंग सॉल्ट लॉ एट डांडी, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर ऑप्शन बी के अंदर, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि जब डांडी मार्च हुआ था, जब सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था, उस टाइम पे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गांधी जी के टाइम पे यूज़ हुई थी। ठीक है, तो मतलब इजी ये क्वेश्चन था, तो इजीली इसको कर सकते हैं, जिसने भी थोड़ा बहुत भी बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी उसको पता होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अगेन एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ना, ये आजकल यूपीएससी जो पूछ रहा है वो जो नई वाली एनसीईआरटीज़ है यूपीएससी की 12th क्लास की थीम्स 1, 2 एंड 3, उसमें से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा डीप में किसी ने नहीं भी पढ़ा है ना, लेकिन अगर उसने वो बुक्स पढ़ी है तो ये सब क्वेश्चन आंसर किए जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी था, द फेमस फीमेल फिगरिन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो। ठीक है, अब हमें पता है कि यार ये ब्रॉन्ज थी, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाला है नहीं कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल थी। ठीक है, फिर आता है ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट था। देखो मेरा हिस्ट्री थोड़ा सा वीक है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है, और जैसे मॉडर्न के हम देख रहे हैं, मॉडर्न की वेटेज लास्ट 5 to 6 ईयर्स में तो कम हो ही गई थी, तो मॉडर्न पे उतना ज़्यादा फोकस किया भी नहीं था मैंने इस बार भी, सिर्फ एनसीईआरटी से जो बेसिक होती है वही पढ़ के गया था। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस, लीगल डिफेंस किसने प्रोवाइड की थी चौरी चौरा इंसिडेंट के टाइम पे। ठीक है, अब मुझे तो ये लग रहा था कि क्योंकि सी आर दास ने तो कुछ कुछ इवेंट्स में सी आर दास जी ने जो है लीगल डिफेंस प्रोवाइड किया था। ठीक है, और जिन्ना ने नहीं किया था, तो ये तो मैंने हटा दिया था। ठीक है, बट इसका आंसर जो है, इसका आंसर तो ये है मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। ठीक है, बट मुझे लगा कि शायद ए या सी में से होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने तो सी ऑप्शन सेलेक्ट किया था, मुझे लगा था कि शायद क्योंकि सैफुद्दीन किचलू एंड ख्वाजा हसन निज़ामी, मुझे लगा था कि शायद ये होगा, बट ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। ठीक है, और बाकी अगर मैं इसमें आपको एक चीज़ बताऊँ ना कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो आंसर जो होना था ना वो इन दोनों ऑप्शन में से ही होना था, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट विजुअली सिमिलर लग रही हैं, सेम नहीं बट सिमिलर फ्रेम की गई हुई है, सिमिलर तरीके से फ्रेम की गई है, दो दो नाम मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन इसका आंसर होना था। राइट, मेरा गलत हो गया, बट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोलता है ये, सब्सिक्वेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी हु कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी and appealed for its eradication from all spheres and decided to include the upliftment of Harijan in his political and social program। ठीक है, अब देखो इसमें भी जो सेम सिमिलर अप्रोच मैंने आपको बताई थी ना कि हमको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जो ज़्यादा ट्रू है, ऐसा ऑप्शन जो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ऐसा कौन सा इवेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है, प्रमलगेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका कुछ लेना देना ही नहीं है यार, मतलब absurd है ये बिल्कुल स्टेटमेंट। ठीक है, अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडरशिप एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, इसका भी मतलब इससे कोई सेंस नहीं बन पा रहा है। ठीक है, जो आंसर होना था वो ए और बी में से ही होना था, द पूना पैक्ट, द गांधी इरविन अग्रीमेंट, दिल्ली पैक्ट। ठीक है, ये बहुत क्लोज इवेंट्स हैं ये दोनों। ठीक है, लेकिन अब हमको इसमें से चूज़ करना था, तो मैंने तो पूना पैक्ट चूज़ किया था। ठीक है, और पूना पैक्ट के बाद पूना पैक्ट हुआ था
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ, ठीक है, और गांधी इरविन एग्रीमेंट हुआ था, जो गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था, ठीक है। बट मेरे हिसाब से पूना पाठ होना था और यही इसका करेक्ट आंसर है, और इसको मैं मार्क करके फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे मूव कर गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्चुगीज़। अब आपको याद होगा 2024 में सिमिलर ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसने यहाँ पे भी मेंशन किया इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक मतलब पढ़ा तो हुआ ही हमने, तो मुझे पपाया के बारे में और गुआवा के बारे में तो मैं शॉर्ट था कि हाँ ये दोनों तो है, बट मैं पाइनएप्पल को लेके डाउट में था कि पाइनएप्पल क्या पोर्चुगीज़ लेके आए थे या नहीं आए थे। तो उस बेसिस पे मैंने तो इसको जो है बी ऑप्शन मैंने इसमें मार्क किया था, ठीक है। और बी ऑप्शन भी मैंने इसको सेकेंड राउंड में मार्क किया था, मैंने इस पर सर्कल लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। मैंने इसको जो है सेकेंड राउंड में मार्क किया था, बट इसका आंसर ऑल 3 है, ठीक है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है कि हमें इसमें इन जो ऊपर जो कंट्रीज़ दी हुई हैं, ऊपर जो कंट्रीज़ की ये जो 5 कंट्रीज़ के नाम हैं, इसमें से हमको फाइंड करना है हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज़ हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स। 4 टाइम जोन्स से ज़्यादा ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जिनके 4 टाइम जोन से ज़्यादा हैं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो इसमें न्यूजीलैंड नहीं होना चाहिए था, इसलिए ऑल 5 तो इसका नहीं होना था आंसर, बिल्कुल भी नहीं होना था, और ओनली 2 भी नहीं होना था। इसका आंसर या तो सी होता या डी होता या बी होता, ओनली 4, ठीक है। और बहुत सारी जो आंसर की है उसमें वेरिएशन है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर जो है ओनली 4 होगा, बट जितना मैंने चेक किया है उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है ना वो ओनली 3 होना चाहिए, जिसमें हमारे पास क्या क्या आएगा, यूके आएगा, डेनमार्क आएगा और ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें ओनली 3 मार्क किया था, और मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें मुझे +2 मिलने चाहिए। और कुछ जो आंसर किए थे जैसे कि वाजिराम की में भी इसका आंसर जो है ओनली 3 दिया हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये टाइम जोन के ऊपर क्वेश्चन है, इसमें 2 लोकेशन दी हुई है, ठीक है। वो लोकेशन एक ये है, साइबेरिया की लोकेशन है, एक अलास्का की लोकेशन दी हुई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको बनाने की भी कोशिश की थी, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक क्या हुई है कि ये जो मैंने यहाँ पे बाउंड्री बनाई है, ये बनाई है मैंने अलास्का और साइबेरिया के बीच में जो एक बाउंड्री है, मतलब रशिया वाला पार्ट इस तरफ और अलास्का वाला पार्ट, इसके बीच में आई थिंक एक बेरिंग स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो वो वाला मैंने ये डिवाइडिंग पॉइंट बनाया था, बट ये जो टाइम जोन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो इसकी जो लाइन होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये इंटरचेंज होना था, ये इधर आना था और ये इस तरफ आना था, ठीक है। तो अगर जैसे ही वो होता तो उस बेसिस पे, क्योंकि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी अगर आप देखोगे, ठीक है। ये वाली जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन दिस इज़ अ हिस्ट्री क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, और इसका आंसर हमको क्लियरली पता है कि इसका आंसर पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी है, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कंट्रीज़ दी हुई हैं, ठीक है, और रिसोर्स रिच इन, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें बोट्सवाना का मुझे पता है डायमंड होता है, ये चीज़ मैं पढ़ के गया था। चिली का भी हमको पता है कि लिथियम होता है, लिथियम ट्रायंगल हम पढ़ते हैं साउथ अमेरिका में, ABC जो रीजन है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिली, तो लिथियम उसमें आता है, ये हमको पता है। बट इंडोनेशिया में डाउट था मुझे, बिकॉज इंडोनेशिया यूजुअली जब हम पढ़ते हैं तो हम बेसिकली हमें ये पता होता है कि इंडोनेशिया रिसोर्स रिच इन ऑयल सीड्स है, ठीक है, ऑयल सीड्स हमें पता है, ठीक है। तो उस चीज़ पे मुझे डाउट था, तो मुझे तो ये लगा था कि शायद ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगी, इसीलिए मैंने इसमें बी ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ओनली 2, बट इसका जो आंसर है वो है ऑल 3, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन ये जो टॉपिक है इंडोनेशिया निकल, ये सब चीज़ें करंट अफेयर्स में थी, बट जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने करंट अफेयर्स उतना ज़्यादा डीप में ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ दिसंबर 2024 तक का ही पढ़ के गया था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, इसमें रीजन दिए हुए हैं, कंट्री दिए हुए हैं, ठीक है। नॉर्मैंडी स्पेन का नहीं है, ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये फ्रांस का होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो मुझे पता था गलत है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी मार्क किया था कि ऑल 3 तो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। बट यूजुअली अगर आप आई थिंक 2022 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे थे, और उसमें जो आंसर था ना वो नन ही था, क्योंकि यूजुअली यूपीएससी यही करता है, जब रीजन और कंट्री को वो मैच करने के लिए देता है तो उसमें या तो कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है या फिर सारे ही इनकरेक्ट होते हैं,
और सेम इसमें हुआ, ठीक है। अब जो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे ना, वो मैंने सोचा तो था कि मैं सेकंड राउंड में करूँगा, ठीक है, बट सेकंड राउंड में ना उतना टाइम ही नहीं बचा, बिकॉज इस बार का पेपर काफ़ी लेंदी था। अभी आगे जब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि इतने 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो उतना टाइम बचा नहीं, तो फिर कुछ क्वेश्चन तो फिर छूट ही गए, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी से। और बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या क्या चीज़ें दी हुई है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था ऊपर 80 के, फिर रेवेन्यू रिसीट भी दी हुई है 60 के रिसीट, ठीक है, ये सब चीज़ें। और द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरोइंग्स भी दी हुई है 10,000 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 6,000 करोड़, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना फॉर्मूला अगर आपको पता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, ठीक है, अगर आप उस बेसिस पे देखोगे तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। मैं पेपर करते टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था फर्स्ट स्टेटमेंट में, ये जो रेवेन्यू डेफिसिट इज़ 20,000 करोड़ इज़ ट्रू और नॉट, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में इनकरेक्ट मार्क किया था, फिर बट मैंने इसको स्किप करके मैं आगे मूव कर गया था, फिर मुझे बाद में स्ट्राइक कर गया था कि हाँ कि जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट है, इसलिए फिर मैंने इसको डी मार्क किया और मैं आगे मूव किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ऊपर, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी जो है, इसमें आई थिंक कुछ लोगों को डाउट है कि उसमें ए होगा या डी होगा, बट जितना मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से जो इसका आंसर है वो ए होना चाहिए, इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान। अब अगर इसमें यूपीएससी हो सकता है इस क्वेश्चन को ड्रॉप भी कर दे, पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन को ड्रॉप करने की, क्योंकि दोनों ही इसमें ट्रू होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि मैंने ईरान मार्क किया और ईरान के करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है टू बी ऑनेस्ट अज़रबैजान से, तो मुझे लग रहा है कि ये मेरा क्वेश्चन ठीक है। और विद दिस लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है, स्टेटमेंट 1 है, ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड, Brazil and United States of America, and the former produces more ethanol than the latter, ठीक है। और ये वाली स्टेटमेंट क्या बोलता है, अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर कॉर्न इज़ द प्रिंसिपल फीडस्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, शुगर केन इज़ द प्रिंसिपल फीडस्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन इन ब्राज़ील, ठीक है। अब मुझे तो लगा था कि इसका ये जो आंसर होना चाहिए कि दोनों ही करेक्ट है, और इसका आंसर जो है वो डी है, बिकॉज इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ब्राज़ील जो इसमें बोल रहा है कि ब्राज़ील एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द फॉर्मर प्रोड्यूस मोर इथेनॉल देन द लाटर, ठीक है। तो ब्राज़ील ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं करता है अमेरिका से, अमेरिका ही करता है, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 34 एक बार देखते हैं क्विकली, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी ना वेरिएशन है आंसर की, इसमें वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली थी, अबव सेड रिपोर्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन है जो कि वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में बात करता है, ठीक है। अब मैंने तो इसमें जो है सी मार्क किया है, ठीक है, मैंने इसमें सी मार्क किया है, पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफ़र फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रोट्स, ठीक है। अब अगर लॉजिकली देखें वैसे तो पेनिनसुलर इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत रेयर है, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है, बहुत ही कम है, ठीक है। बट जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है, द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एज शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू पर्सपिरेशन बिकम्स डिफ़िकल्ट। पर्सपिरेशन, स्वेटिंग वगैरह कि आप जो बॉडी हीट होती है उसको रेगुलेट करते हैं हम लोग, वो अफेक्ट होगी, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। बट इसमें बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो कीज़ है उसमें वेरिएशन है, कोई इसको करेक्ट मान रहा है, कोई इसको इनकरेक्ट मान रहा है। मैंने इसको सिर्फ मोस्ट लाइकली के बेसिस पे मैंने इसको करेक्ट माना था, तो अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग आई एम कंसिडरिंग दिस ऑप्शन एज करेक्ट, और मैंने इसमें सी मार्क किया था और +2 मुझे इसमें मिल सकते हैं। हो सकता है कि यूपीएससी इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप कर दे, क्योंकि हम देख चुके हैं 2024 में यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन ड्रॉप किए थे
और 3 क्वेश्चन के आंसर अलग ही बताए थे। दुनिया अलग क्वेश्चन के आंसर बता रही है और यूपीएससी ने अलग ही कुछ बताया। तो हो सकता है इस बार भी कुछ हो जाए ऐसा, बट देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 अगेन जो है इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट पूछा हुआ है, ठीक है। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसमें फिजिकल डेफिसिट दिया ही हुआ था 50,000 करोड़, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन था, मतलब ये वाला, इट इज़ रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल डेफिसिट, ये जस्ट जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। अदरवाइज सीधा हमको ये देखना था कि इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ कितनी है, ठीक है, और हमारा जो है प्राइमरी डेफिसिट आ जाता। और हमारा इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये वाला, क्योंकि सिंपली इसको माइनस करना था बस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 36 अगेन 15th फाइनेंस कमीशन के ऊपर है। और ये क्वेश्चन, अब देखो ये जो टॉपिक है 15th फाइनेंस कमीशन, ये सब टॉपिक सब पढ़ के जाते हैं। ये क्वेश्चन नॉलेज से इजीली सॉल्व हो सकता है। अब इसमें हमें 4 स्टेटमेंट दी हुई है, राइट। 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, और अगर आप देखोगे तो इसमें हर एक स्टेटमेंट में आपको न्यूमरिक वैल्यूज़ दी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है 48,000 करोड़, यहाँ पे 45,000 करोड़, ठीक है, और इसमें 45%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो सारा का सारा गेम था ना, वो सेकंड स्टेटमेंट के बेसिस पे ही था। यहाँ पे बात कर रहा है 45% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विद द स्टेट्स, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जब आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि ये 45% नहीं होता है, ये होता है 41%। तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि 41% है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, आप इसको इजीली जो बाकी के ऑप्शंस है वो सेकंड स्टेटमेंट के बेसिस पे आप उसको एलिमिनेट कर दोगे और आपका आंसर जो है वो सी इजीली आ जाएगा, ठीक है। और सेम चीज़ ये मैंने करी थी और मेरा ये क्वेश्चन जो है सही हो गया था और +2 हमको मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के ऊपर। बेसिकली ये जो है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। IBRD वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आता है, और ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा हुआ था, तो मेरे लिए ये काफ़ी इजी था ये करना, ठीक है। और लेकिन अगर किसी को इसमें स्टेटमेंट, अगर इसको पढ़ के कोई अगर देख सकता है कि सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोलता है कि इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली, राइट। वो क्या बोल रहा है कि इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज़ टू रिड्यूस पॉवर्टी। अब सिंगल हैंडेडली क्या सिर्फ IBRD कर रहा है क्या? ऐसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 बॉडीज़ हैं और भी बहुत सारी क्या कहते हैं बॉडीज़ होती हैं जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स रन करती है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब जैसे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी तो सीधा आंसर जो है सी आ जाएगा, 1 और 3, राइट। क्योंकि अब एक बार देख लेते हैं क्विकली कि फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड्स फॉर लोन्स एंड गारंटीज़ टू मिडल इनकम कंट्रीज़। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी थी ये बॉडी, और जो कंट्रीज़ अफेक्टेड थी यूरोप में उन्हीं के लिए ये बेसिकली बनी गई थी, ठीक है। और राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 38 नंबर। तो 38 क्वेश्चन अगेन बैंकिंग से क्वेश्चन है, RTGS और NEFT के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। अब ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा तो हुआ था, बट इस टॉपिक में ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैंने RTGS की जगह NEFT समझ लिया और NEFT को RTGS समझ लिया, और मुझे लगा कि ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें बोल रहा है RTGS द सेटलमेंट टाइम इज़ इंस्टेंटेनियस वाइल इन केस ऑफ NEFT इट टेक्स सम टाइम टू सेटल पेमेंट्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट मुझे लगा ये इनकरेक्ट है, ठीक है। मैं उस टाइम पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बट RTGS की जो फुल फॉर्म होती है ना वो वही होती है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। तो अगर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है तो रियल टाइम में ही मतलब इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट हो रही है, ठीक है। बट मुझे लगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और मैंने इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट करने के बाद मैंने फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर दिया और मैंने डी पे मार्क किया था। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मैंने डी पे मार्क किया था, जो कि एक इनकरेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें ए ऑप्शन ही करेक्ट था, क्योंकि उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट है और थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो मेरा ये जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया था। आप क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा UPI के ऊपर। कंट्रीज़ के ऊपर नाम दिए हुए हैं, उसमें से हमें चूज़ करके बताना है कि कौन सी कंट्रीज़ में UPI एक्सेप्टेड। अब देखो ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ था, इवन मैंने UPI ही नहीं, मैंने जो रुपए जहाँ जहाँ पे एक्सेप्टेड है मैंने रुपए का भी पढ़ा हुआ था। तो मुझे ये मालूम था कि इसमें UAE है, ठीक है, और इसमें फ्रांस भी है, और इसमें सिंगापुर भी है, ठीक है। तो सिंपली मैंने इस पर जो है ओनली 3 इस पर मार्क किया और मुझे आंसर मिल गया था। लेकिन अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं भी आता है, ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में भी एक हैक यूज़ होता है, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शंस, ठीक है।
क्वेश्चन पूछा हुआ है कुछ तो। अब अगर आप PYQs, आपने जितने भी PYQs देखे होंगे उसमें जब भी वो 5 ऑप्शंस देता है ना, अगर आपको नहीं भी आता और आपको मार्क करना है, आप ओनली 3 ही मार्क करके आना। ओनली 3 मार्क करके आओगे, बेनिफिट में रहोगे। क्वेश्चन नहीं भी आता तब भी आपको +2 मिलेगा, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, अगर आप डरोगे और मार्क नहीं करोगे तो फिर लॉस में ही जाओगे, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इससे बेटर है कि आप मार्क करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सैम्पल साइज़ होता है आपके पास, आप अटैम्प्ट करते हो तो फिर भी प्रॉफिट में ही रहोगे, नेट पॉजिटिव में रहोगे, ये बात याद रखना। ठीक है, और राइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, जो कि है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है, ये स्कीम्स के ऊपर है और ये मैं पढ़ के गया था, बट स्टिल मेरा ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि मैं जब पेपर अटैम्प्ट कर रहा था मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा था, जो UPSC का एक पैटर्न होता है, मैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा था। आपको पता होगा कि UPSC यूजुअली जब भी क्वेश्चन फ्रेम करता है तो वो मिनिस्ट्रीज़ को इनकरेक्ट पुट करता है। ठीक है, बस मैंने उसी बेसिस पे ना ये वाली स्टेटमेंट को, सेकंड स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कंसिडर किया था और मैंने इसमें आंसर मार्क किया था B, जो कि इनकरेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो D है, 1, 2 एंड 3, बिकॉज तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो सकता है। ठीक है, मतलब 100% श्योरिटी तो नहीं थी, बट लग रहा था, बिकॉज यूजुअली UPSC यही करता है कि वो जो है मिनिस्ट्री में, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 मिनिस्ट्री दी हुई हैं और वो तीनों ही इनकरेक्ट मैच किया हुआ है, तो उसका आंसर नन है। ठीक है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा वो क्वेश्चन। ठीक है, ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है ऑर्डिनेंस के ऊपर। ठीक है, ऑर्डिनेंस, आई एम श्योर आपको पता होगा कि ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 में होता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है मेरा गलत इसलिए हुआ बिकॉज जैसे मैंने इसमें मार्क किया था, मैंने इसमें B ऑप्शन सेलेक्ट किया था। B ऑप्शन क्या कह रहा है, 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 में क्या है, एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एन ऑर्डिनेंस कैन कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट। ठीक है, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो तो मुझे समझ में आ रहा था कि ये करेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड अस एनी सेंट्रल एक्ट, ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। और जैसे जब भी कोई भी अमेंडमेंट आता है या कुछ भी आता है तो उसमें फंडामेंटल राइट अमेंड तो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अमेंड नहीं किया जा सकता है, राइट, हमको ये चीज़ पता है। तो वहाँ पे ना मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाया कि यहाँ पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात हो रही है जो कि अब्रिज करने के लिए बोल रहा है फंडामेंटल राइट को। आई मीन अगर हम दोनों स्टेटमेंट को अगर फोकसली देखेंगे, फोकस्ड होके, तो समझ में आएगा कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ज़्यादा ट्रू है, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। ठीक है, कंपेयर टू जो सेकेंड वाली स्टेटमेंट है, जो सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज एनी फंडामेंटल राइट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है C, 2 एंड 3, सॉरी C है 1 एंड 3। ठीक है, इसमें ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, 1 एंड 3, जो 2 है वो इनकरेक्ट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अब क्वेश्चन नंबर 42 जो है ये स्टेट दिया हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था और मेरे पास फर्स्ट राउंड में इतना टाइम भी नहीं था कि मैं इसमें दिमाग लगाऊं और इसको करूं, तो इसको मैंने फर्स्ट राउंड में तो मैंने इसको छोड़ ही दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 को मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 43 पे मूव कर गया था, जो कि है हमारा ये वाला, जिसमें इंटर स्टेट काउंसिल दिया हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल दिया हुआ है, जोनल काउंसिल दिया हुआ है, और उसमें पूछा है कि इसमें से जो है हाउ मेनी ऑफ द अबव वर एस्टैब्लिश एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आई थिंक आर्टिकल 263 में मेंशन है, राइट। तो मैंने इसलिए ओनली 1 मार्क किया था, और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तो नहीं है, और जो जोनल काउंसिल है वो आई एम श्योर आपको पता होगा कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट, वो आता है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसमें हमको सिंपली ओनली 1 मार्क करना था और +2 मिल जाने थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली mentions that in certain spheres the governor of a state acts in his her own discretion। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत से। ठीक है, प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन है, ये प्रिंसिपल है।
ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है। गवर्नर के पास कुछ कुछ जगह पे डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, ठीक है। आई थिंक ये इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि न्यूज़ चल रही थी गवर्नर के पावर्स को लेके। आई एम श्योर आपको पता होगा, करंट अफेयर्स में बहुत सारे केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उसको आई थिंक कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना वर्डिक्ट भी दिया था, ठीक है। लेकिन ये प्रिंसिपल है पॉलिटी का कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है कुछ कुछ जगह पे, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज हर ओन रिजर्व अ बिल पास्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज हर कंसिडरेशन। उसके बाद क्या बोल रहा है, विदाउट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। अब ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। क्यों? ये आर्टिकल 200 में आई थिंक मैंशनड है, और इसमें जो पावर होती है वो गवर्नर के पास पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती है। प्रेसिडेंट अपने आप अपनी मर्ज़ी से वो कोई बिल ऐसे रिजर्व नहीं कर सकता, गवर्नर उसको देता है, ठीक है। तो गवर्नर की पावर है ये। तो इसमें हमारा ओनली वन होगा आंसर, और ए जो है करेक्ट होगा। और राइट, सो क्वेश्चन नंबर 45। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। जो इसमें एक तरफ प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है, और दूसरी साइड क्या दिया हुआ है, स्टेटेड अंडर, कहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये डीपीएसपी में मेंशन है। और फिर वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज। हाँ, तो ये भी क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स में मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आंसर हमारा सी है, ऑल थ्री, और करेक्ट है ये, ठीक है। तो +2 इसमें हमें अभी भी मिल गए हैं, इसमें +2। और क्वेश्चन नंबर 46 है 5th शेड्यूल के ऊपर, शेड्यूल्ड एरिया अंडर द 5th शेड्यूल, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये इनकरेक्ट हो गया था, ठीक है। एक बार इसको देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज एंड अ लोकल बॉडी। वो बोल रहा है कि एक लोकल बॉडी है अज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके ऊपर जो है फोकस करना था, ठीक है। मैंने सर्कल भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया था, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि क्यों गलत हुआ मेरा क्वेश्चन। देखो, सेकंड स्टेटमेंट में भी टोटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द गवर्नर, ठीक है। अब अगर ना मैं आपको ये बोलूँगा कि ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं, जैसे ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगी, ये स्टेटमेंट ट्रू होती है प्रेसिडेंट रूल में, ठीक है। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तब ये जो है वो स्टेटमेंट ट्रू होती है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है कि इस क्वेश्चन में ये दोनों स्टेटमेंट जो दी हुई हैं वो 5th शेड्यूल के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है, ठीक है। तो लोकल बॉडी टोटल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेता है। अगर कोई एरिया, शेड्यूल्ड एरिया अंडर 5th शेड्यूल अगर डिक्लेयर किया भी हुआ है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपना एग्जीक्यूटिव फंक्शन फिर भी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट थी, और ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये ट्रू तब होता है जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आंसर इसका डी होना था, बट मैंने बी मार्क किया था। देखो, यही होता है जब आप ज़्यादा दिमाग लगाते हो ना पेपर में, क्योंकि पेपर में प्रेशर तो होता है, देखो नो डाउट प्रेशर होता है, टाइम निकल रहा होता है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और इस बार का पेपर लेंदी भी था, तो गलतियाँ होती हैं, ठीक है। ह्यूमन एरर, मिस्टेक्स तो होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, यूनियन मिनिस्ट्री दी हुई है, यूपीएससी का अपना एक पैटर्न है, वो उसको फॉलो करता है, ठीक है। कभी कभी वो उसको ट्वीक करता है, जैसे मार्केट में इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है कि इस तरह, मतलब लीक हो क्या जाती है, बहुत सारे जो लोग पेपर क्लियर करते हैं, जो बार बार बैक टू बैक प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, रैंक निकालते हैं, उनको ये सब जो ट्रिक्स एंड टिप्स है वो उनको मालूम है कि यूपीएससी किस तरीके से फ्रेम करता है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो जब यूपीएससी उसको चेंज भी करता है ना, तो वो कहीं कहीं पे चेंज करता है, अदरवाइज़ वो उसको सेम ही पैटर्न में वो उसको डालता है, क्वेश्चंस को फ्रेम करेगा, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्ट्री उसका हमेशा से एक फेवरेट रहा है कि जब भी मिनिस्ट्री देगा वो इनकरेक्ट देता है, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों जो इसने मैच डाला हुए हैं वो तीनों के तीनों इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑल्दो मैंने ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सोचा था कि इसको मैं करूँगा सेकंड राउंड में अटैम्प्ट, बट सेकंड राउंड में अटैम्प्ट करने का टाइम ही नहीं मिला इस बार ना। अदरवाइज़ जब भी मैं कोई भी पेपर अटैम्प्ट करता था यूपीएससी का, चाहे पीवाईक्यू हो या कोई मॉक देता था, मैं 2-3 राउंड तो मैं करता ही था, बट इस वाले पेपर में हुआ क्या कि सेकंड राउंड में बहुत ही कम टाइम बचा, ठीक है। तो ये जो नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड है इसका आंसर तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़, क्वायर बोर्ड का ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है।
और जो ट्रेड वाला है, ट्रेड वाले का आंसर ये है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो तीनों ही इनकरेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर नन था। राइट, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट्स, फॉलोइंग सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या क्या दिया है देख लेते हैं। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। ठीक है, 7th शेड्यूल। उसके बाद उसने दिया हुआ है एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। ठीक है, और कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। अगर मैं आपको आगे बिना आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ बताऊं तो जितना मतलब मुझे समझ में आए, ये वाला वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है क्योंकि इसमें भी अलग अलग जगह पे कुछ वेरिएशन है, कुछ लोग इसका बताता हूँ मैं आपको अलग आंसर दे रहे हैं। बट अगर आप स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 देखोगे तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 में ना जो प्रिंसिपल है वो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है। ठीक है, और जो गवर्नर्स ऑफिस होता है ना वो एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी शो करता है। ठीक है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी शो करता है क्योंकि ये सेंटर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, और जो ये दोनों हैं 1 एंड 2, ये कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द अबव ratification by the legislatures of not less than one half of the states is required before presenting the bill to the president of India for assent। ठीक है, अब वो जो 3 ऑप्शन हैं उनमें से कौन से वाले ऑप्शन को अगर अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, तो किस केस में जो स्टेट रैटिफिकेशन चाहिए होता है वो किस में चाहिए होता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो 1 एंड 2 है वो इसका आंसर होना चाहिए ए, बिकॉज जो 1 एंड 2 ऑप्शन है जैसे मैंने आपको बताया वो फेडरलिज्म को अफेक्ट करता है। जो गवर्नर्स ऑफिस है वो फिर भी एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी शो करता है गवर्नर का ऑफिस। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1 एंड 2 इसका आंसर होना चाहिए, बट कुछ कुछ कीज़ में इसका आंसर आई थिंक डी भी बताया हुआ है, तो देखते हैं यूपीएससी क्या इसको मानता है। बट फॉर द टाइम बिंग वी आर कंसिडरिंग इट एज ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। ठीक है, अगेन गवर्नर के ऊपर तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार। ठीक है, तो वही जैसे सेम चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि गवर्नर के ऊपर जो बिल रिजर्व करना प्रेसिडेंट के लिए उस पर केस चल रहा था। ठीक है, तो सेम चीज़ है, करेक्ट स्टेटमेंट हमको फाइंड करनी है। गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स ड्यूटीज़ ऑफ हिज हर ऑफिस। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ना ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये आर्टिकल 361 आई थिंक आर्टिकल 361 में इम्यूनिटी मिलती है गवर्नर को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस, इनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के इनको इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, अदरवाइज़ वो अपना फंक्शन जो है वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड दिया हुआ है। ठीक है, इन आर कंट्री। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक था वैसे तो ये PYQ में आ चुका है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं, बट आई थिंक 2019 में जो है ये वाला स्टेटमेंट को यूज़ करके एक क्वेश्चन फ्रेम किया था। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको फ्रेम करके उसके बेसिस पे और उसी में से ये क्वेश्चन जो इवॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2019 का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर आप चेक करना जाके, उसमें से आपको मिलेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो उसी में से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अब उस टाइम पे जब मैं परफॉर्म कर रहा था, जब मैं पेपर को अटेम्प्ट कर रहा था एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पे मैंने बोर्ड पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया कि यहाँ पे बोर्ड की बात हो रही है। ठीक है, और अगर कोई बोर्ड है, यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है, अगर अथॉरिटी होती तो ज़्यादा पावर्स होती है अथॉरिटी में। ठीक है, बोर्ड है तो जो बेसिक फंक्शंस है ना उन्हीं को रेगुलेट करेगा। बेसिक फंक्शंस क्या है? रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम। जो प्रोडक्शन है वो तो काफ़ी मतलब वो बेसिक फंक्शन, वो उतना बेसिक फंक्शन नहीं है। प्रोडक्शन के लिए आपके पास और पावर होनी चाहिए उसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये वाली जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, जो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसका आंसर होगा ओनली 2। ठीक है, मैंने ऑल द 4 मार्क किया था, डी जो कि इनकरेक्ट हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। साइंस एंड टेक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब साइंस एंड टेक के क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं इसमें। वो मैं आपको बताने से पहले ना मैं आपको एक क्लियर एक इंस्ट्रक्शन दे देना चाहता हूँ कि साइंस एंड टेक में ना आप
स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते हो। कोई भी टॉपर जो बैक टू बैक क्लियर करते हैं एग्ज़ाम्स, वो उतना डिटेल्ड लेवल में डेप्थ में बहुत सारी चीज़ें पढ़ के नहीं जाते हैं। वही चीज़ें पढ़ते हैं जो PYQs में दी होती हैं या जो थोड़ा बहुत कहीं किसी मटेरियल में अवेलेबल होता है, ठीक है, या फिर मेंस में जो टॉपिक्स पूछे होते हैं, मेंस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। अदरवाइज़ उतना डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ सकता ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अगर मैं आपको अपनी पर्सनल अप्रोच बताऊंगा, तो अगर आप जब भी किसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, ठीक है, अगर आपको वो नॉलेज से आता है, आपको लगता है कि आपने वो पढ़ा है, तो आप उसको नॉलेज से सॉल्व करो। अदरवाइज़ आप ना मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर इस टाइप का कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे इसमें पूछा हुआ है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स, आप इसमें ना ऑल द 3 मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन भी हैं ऐसे इस टाइप के साइंस एंड टेक के, अगर उसमें से आपके 3 क्वेश्चन में ऑल करेक्ट नहीं भी है ना, तो भी आप नेट पॉजिटिव में रहोगे, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसको एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी आंसर की, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑल 3 ही है, और मैंने भी इसमें वही मार्क किया था। ये मेरा क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवीज़ के ऊपर है। अब इसमें बोला हुआ है उसने कि ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज़, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज़ कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ऑटोमेटेड होवरिंग, कैन यूज़ बैटरी, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे यूएवीज़ में ये सब फंक्शनैलिटी हो, ठीक है। कोई अगर एक भी ऐसा यूएवी होगा जिसके अंदर ये वाली फंक्शनैलिटी नहीं होगी, तो जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, और उसी बेसिस पे इसका मैंने आंसर किया था नन, जो कि करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजुअली मेकअप बैटरी कैथोड्स, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज था मुझे। फॉर एग्जांपल जैसे आई नो कि ग्रेफाइट जो है वो एनोड पे होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट को ना कंसिडर करते हुए मैंने, और बाकियों के बारे में उतना ज़्यादा नहीं था, बट क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन में ना सारे ऑप्शन को ना एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, तो ऑल कंसिडर करके चलना चाहिए। अगर किसी में आपको लग रहा है कि हाँ उसमें आपको पता है, तो आप उसमें उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो मैंने इसमें ग्रेफाइट को इनकरेक्ट मानते हुए मैंने ऑल 3 किया था, ठीक है, और मुझे ये करेक्ट मिल गया, ठीक है। अब देखो इसमें से कोई भी एक, चाहे ग्रेफाइट की जगह कोई भी एक भी अगर इनकरेक्ट है ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो ऑल 3 सिलेक्ट करना था, ठीक है। मुझे फिर भी +2 ही मिलेगा, समझ रहे हो। अगर मान लो ग्रेफाइट की जगह कोबाल्ट है, जो कि बैटरी कैथोड नहीं होता है, तब भी मुझे ओनली 3 आंसर होगा, और तब भी मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। और राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। इसमें बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक। अब ऊपर चाहे 3 ऑप्शन हो या 4 ऑप्शन हो या 6 ऑप्शन हो, कितने भी ऑप्शन हो, अगर उन ऑप्शंस में 0.01% भी अगर प्लास्टिक है ना, तो वो जो स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी, और इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल 3, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही अप्रोच करने होते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है 55, इसमें बोल रहा है कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, कैन बी यूज्ड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम। अगर सपोज अभी भी नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद यूज़ होना शुरू हो जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर होना चाहिए था ऑल 3, ठीक है। बहुत सारी कीज़ में इसका आंसर दिया हुआ है ओनली 2, ठीक है। वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बहुत सारी कीज़ में नाइट्रोग्लिसरीन को इनकरेक्ट माना हुआ है, ठीक है। ऑल्दो अगर आप इस टॉपिक को विकीपीडिया पे सर्च करोगे, गूगल पे जाके विकीपीडिया का पेज खुलेगा, उसको आप पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि नाइट्रोग्लिसरीन भी कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस, ठीक है। तो वो उसमें दिया हुआ है कि ये भी यूज़ हो सकता है। ऑल्दो बहुत सारी कोचिंग कीज़ अभी उस चीज़ को नहीं कंसिडर कर रही है, ठीक है। तो इसको फॉर द टाइमिंग अभी मैंने भी इसको इनकरेक्ट ही माना हुआ है, ठीक है। बट यूपीएससी क्या मानेगा वो तो नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस जनरली नोन एज Cl20 एंड ये सब HMX LLM 105, ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस की बात हो रही है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाने का ना टाइम मिला नहीं, क्योंकि फर्स्ट जो सर्कल होता है, फर्स्ट साइकिल होती है, उसके अंदर ज़्यादातर यही स्ट्रैटेजी रहती है कि वो क्वेश्चन किए जाएँ जल्दी जल्दी, जो जिनके साथ आप फेमिलियर हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ता। ऑल्दो अगर मैं सेकंड राउंड तक पहुंचता इस क्वेश्चन में, तो मैं इसको मार्क कर देता। इसमें आंसर एक्सप्लोसिव्स है, ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये एक्सप्लोसिव्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखो ये है इस चीज़ के ऊपर, मेजोराना 1 चिप,
ठीक है, अब ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ था, मुझे पता था कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है AWS, ये AWS का नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का होता है। ठीक है, तो जैसे ही मुझे पता था कि ये गलत है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के ऊपर। ठीक है, ऑफन मेंशन इन द न्यूज़। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट है दे आर मैन मेड प्रोटीन्स। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ आई जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा था? दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ निपा वायरस। ठीक है, ये जो लाइक दैट ऑफ निपा वायरस था ना, लाइक दैट ऑफ निपा वायरस, उस पर फोकस नहीं गया, सीधा मेरा जो फोकस था वो निपा वायरस के ऊपर गया। और मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि शायद निपा वायरस के लिए तो कोई वैक्सीन ही नहीं है। ठीक है, तो उस बेसिस पे मैंने इसको जल्दी जल्दी में इसको मैंने इनकरेक्ट मानते हुए मैंने ए मार्क किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो बोल रहा है दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ निपा वायरस। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और इसीलिए इसका आंसर डी है, 1 2 3 ऑल करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, अब देखो ऊपर आया था वो वाला एक क्वेश्चन UAVs वाला। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ये भी है। इसमें बोल रहा है कि नो वायरस, ठीक है, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स, नो वायरस कैन अफेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज द सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द होस्ट। यार अगर कोई एक भी ऐसा वायरस होगा ना पूरे वर्ल्ड में, एक भी कोई ऐसा वायरस होगा जो ये फंक्शनैलिटी को रॉन्ग प्रूफ कर सकता है इस स्टेटमेंट को, तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? डी, नन। ठीक है, इसी तरीके से अप्रोच करना है आपको साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे बट स्टिल आप नेट पॉजिटिव में रहोगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आ गए स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। काफ़ी क्वेश्चन थे और इन्हीं ने ज़्यादा टाइम लिया इन क्वेश्चन ने ही। स्टेटमेंट 1, अब इस टाइप के क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 1 होती है वो ऑलरेडी करेक्ट होती है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? एक्टिवेटेड कार्बन इज़ अ गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम अफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रीमेडिएट कंटामिनेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट्स अ लार्ज सरफेस एरिया एंड अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एंड अब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने की बात कर रहा है फ्रॉम अफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड रेमिडिएट कंटामिनेंट्स, और यहाँ पे भी सेम चीज़ के बारे में ही बात हो रही है इसमें भी। एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी ईजिली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इन्वायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। अब इस वाले स्टेटमेंट में भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ ही बात हो रही है और उसी बेसिस पे मैंने इसका आंसर मार्क किया था ए। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर यही होना चाहिए था और काफ़ी सारी कीज़ में जैसे PWV की और भी कुछ कीज़ में इसका आंसर ए ही है। कहीं कहीं जगह पे इसका आंसर बी दिया हुआ है बट इसको हम अभी ए ही कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर ए ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 अगेन जो हमारा है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें हमको पता है कि जो स्टेटमेंट 1 होती है वो करेक्ट है। ठीक है, स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी जो गिवन होती है फर्स्ट स्टेटमेंट वो ऑलरेडी करेक्ट होती है, हमें देखना होता है इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने तो अटैम्प्ट नहीं किया था। ठीक है, मैंने आप देख रहे हो कि इसमें मैंने सर्कल पे लगाया हुआ है। आई थॉट कि इसको बाद में अटैम्प्ट करूँगा बट उस टाइम पर टाइम ही नहीं मिल पाया। ठीक है, तो एक बार इसको क्विकली देख लेते हैं। सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्सड विद लाइमस्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि सिलिका बेयरिंग क्ले यूज़ किया जाता है, मिक्स किया जाता है लाइमस्टोन के साथ सीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, अब स्टेटमेंट तो करेक्ट लग रहा है। ठीक है, लेकिन वो श्योरिटी नहीं आती है एग्जाम में कभी कभी जब आप श्योर नहीं हो। ठीक है, और फिर इसमें जो क्लिंकर प्रोडक्शन थर्ड स्टेटमेंट में मेंशन है, क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इसमें भी थोड़ा सा डाउट था कि ये एग्जैक्टली होता क्या, बट वैसे तो ये आई थिंक कैल्सिनेशन प्रोसेस ही होता है। ठीक है, बट ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर वैसे बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 टाइप क्वेश्चन है और इसके अंदर 28th COP के बारे में बात हो रही है। ठीक है, 28 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 28। इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग दी डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। ठीक है, अब इसमें मैं
सेकंड स्टेटमेंट एक बार हम लोग क्विकली देखते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है। द COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज़ बाइंडिंग डिक्लेरेशन। ठीक है, अब हमको पता है कि बाइंडिंग डिक्लेरेशन बहुत कम होती हैं और ये स्टेटमेंट फिर इसी वजह से गलत हो जाती है। एंड इफ साइंड इट बिकम्स मैंडेटरी टू डीकार्बनाइज हेल्थ सेक्टर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अगर मुझे ये पता चल गया इस वाले टाइप क्वेश्चन में, तो मुझे थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधा सी पे जा सकता हूँ। और सी ऑप्शन क्या बोलता है, ओनली वन ऑफ दी स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज़ करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। मैंने सीधा इसको मार्क किया था और जो है करेक्ट आंसर मिल गया था। राइट, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Scientific studies suggest that a shift is taking place in Earth's rotation and axis। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, आई थिंक ये करंट अफेयर्स में था और ये हम लोग ये चीज़ जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब ये चीज़ हम सोलर फ्लेयर्स वगैरह जो है इसमें सोलर फ्लेयर्स और एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, और बेसिकली इसका जो रीज़न है ना वो यही है। ठीक है, as the Earth's polar ice melts, the water tends to move towards the equator। ये क्या बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि साइंटिस्ट स्टडी सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस। जो अर्थ की रोटेशन है और जो उसके एक्सिस पे जो रोटेशन है उसमें एक शिफ्ट ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है, सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास एजेक्शंस बोम्बार्डेड द अर्थ्स आउटर मोस्ट एटमोस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट जो है वो दोनों करेक्ट है, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। राइट, ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों ही अपने आप में करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसको जो एक्सप्लेन करता है ना वो यही वाली स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है, इसकी वजह से ही ये शिफ्ट देखने को मिलता है। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर आर्टिकल 6। ये काफ़ी न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स में ये चीज़ चल रही थी। ऑल्दो मैंने इसको थोड़ा बस ब्रीफली ही पढ़ा था, उतना डेप्थ में जाके इस टॉपिक को मैंने पढ़ा नहीं था। और मेरे से इस क्वेश्चन में जो गलती हुई थी ना वो हुई थी ये नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज़ टू रीच आउट देयर क्लाइमेट टारगेट्स, इसकी वजह से। ठीक है, आई वाज नॉट श्योर कि इसमें नॉन मार्केट के बारे में बात होती है या नहीं, मैं उस चीज़ में डाउट में था, बट ये आई थिंक आर्टिकल 6.8 में दिया हुआ है शायद। ठीक है, ये वाली चीज़ नॉन मार्केट वाली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज़ फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड। अब ये बोल रहे हैं फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। अब आप इस स्टेटमेंट को देखना, अगर हमें नहीं भी पता, अगर ये वाली स्टेटमेंट नीचे मेंशन की होती ना तो इसमें सिर्फ वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वो बोल रहे हैं फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड। अब डिस्कस तो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ कोई फैक्चुअल या ऐसी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट एक बेसिक जनरल स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट होनी ही होनी है। ठीक है, आर्टिकल 6 सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन मार्केट्स। ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, कार्बन मार्केट के बारे में ही बात करते हैं, पेरिस एग्रीमेंट उसी चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, बट मैं इसमें नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज़ इसके बारे में मैं श्योर नहीं था कि नॉन मार्केट के ऊपर डिस्कशन हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक है, बट ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था क्योंकि मैंने इसमें सी मार्क किया था, बट एनीवेज लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 इज़ फॉर नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, अब इसमें एशिया एंड पैसिफिक की बात हो रही है, तो इसमें मतलब मैंने ये वाला अटेम्प्ट नहीं किया था। ठीक है, लेकिन इसमें IBRD तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक का होता है। ठीक है, बट इसमें बात हो रही है एशिया एंड पैसिफिक की, तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो सिलेक्ट करना होता है क्योंकि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है और ये AIIB है। ठीक है, अब इसमें मैंने सर्कल किया था इसको कि नेक्स्ट राउंड में अटैम्प्ट करूँगा, बट उतना टाइम मिला नहीं। ठीक है, इसका आंसर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये करंट अफेयर्स में था। क्वेश्चन नंबर 66 डायरेक्ट एयर कैप्चर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना इसमें कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाने की वजह से ये क्वेश्चन मेरा इनकरेक्ट हुआ। अब इसमें देखो कि ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, डायरेक्ट एयर कैप्चर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इट कैन बी यूज एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। बहुत जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, एडवांस स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट होनी ही होनी थी और मैंने इस पर टिक भी लगाया है, अगर आप देख सकते हो। ठीक है, बट होता है ना कि एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आपको वो गलत थाट में आपने सोचना शुरू कर दिया और उसमें आप चले गए तो फिर
आपको वो नुकसान ही होगा उससे। ठीक है, अब हुआ क्या, जब मैंने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी तो सेकंड स्टेटमेंट में है इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग। अब वहाँ पे पता नहीं मुझे सडनली कैसे ये थॉट आया, मुझे लग रहा था कि यार डायरेक्ट एयर कैप्चर है और उसका हम प्लास्टिक प्रोडक्शन से क्या लेना देना होगा, और हम तो प्लास्टिक बैन कर रहे हैं और प्लास्टिक प्रोडक्शन हम क्यों करेंगे। ये सब थॉट्स मुझे आने लगे अननेसेसरी वहाँ पे पेपर में। मैंने वो जनरल सेंस में नहीं सोच पाया कि मैं बहुत स्पेसिफिक जाने लगा था इस वाली स्टेटमेंट में ना, जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को भी कंसिडर नहीं किया कि वो करेक्ट स्टेटमेंट है, और मैंने सीधा सेकंड को इनकरेक्ट करते हुए मैंने इसमें फिर बी जो ऑप्शन था यानी ऑप्शन नंबर 3 मैंने इसको मार्क कर दिया था। जो स्टेटमेंट 3 है उसको कंसिडर करते हुए कि स्टेटमेंट 3 करेक्ट होगी। ठीक है, इसका आंसर तो सी है वैसे, 1, 2 एंड 3 इसका जो आंसर होगा वो 1, 2 एंड 3 होगा। ठीक है, बट मैंने इसमें बी मार्क कर दिया था, और आप समझ गए होंगे कि ऐसा एग्ज़ाम में आपको नहीं करना होता है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना होता है। और क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, किस में कितना डेप्थ में सोचना है और नहीं सोचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 स्पीशीज़ का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का। ठीक है, इसमें जो है वो है पीकॉक टेरेंटुला। पीकॉक टेरेंटुला जिसको गूटी टेरेंटुला भी कहते हैं, उसके ऊपर 3 जो है स्टेटमेंट दी हुई है। अब इसको देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट है ओमनीवोरस क्रस्टेशियन। ठीक है, और एक बार थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। वो बोल रहा है इट इज़ एन आर्बोरियल स्पीशीज़। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि अगर वो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो थर्ड स्टेटमेंट नहीं होगी, मतलब अगर वो क्रस्टेशियन है तो वो आर्बोरियल स्पीशीज़ नहीं होगी, तो 1 एंड 3 एक साथ नहीं आएगा। इसीलिए मैंने, आप देख रहे होगे मैंने इनकरेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो और उसके बाद अगर आप ये वाली स्टेटमेंट पढ़ोगे, सेकंड स्टेटमेंट विच इज़ इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज़ ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज़। सम फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहा है, इट्स नेचुरल हैबिटेट इज़ लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज़ एन आर्बोरियल स्पीशीज़। ठीक है, आर्बोरियल स्पीशीज़ वही जो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, ट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, अब ये हम वैसे आर्बोरियल यूजुअली मंकीज़ के उसमें पढ़ते हैं, और मैं इसको ट्रू मार्क करना चाहता था, बट फॉर सम रीज़न एग्ज़ाम में आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्या आया, और मैंने इसमें सिर्फ सेकंड मार्क किया, 2 ओनली। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा एक फीलिंग आ रही थी कि इसमें 2 एंड 3 ही मार्क करना है, और वही इसका आंसर है, क्योंकि इट इज़ एन आर्बोरियल स्पीशीज़। बट मैं आपको बता देता हूँ चलो कि मैंने ये वाला सी क्यों मार्क किया था। ये मैंने सी इसलिए मार्क किया था क्योंकि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन 66 में भी ना मैंने ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट किया था जो कि एक सिंगल स्टेटमेंट आंसर था, जो कि मेरे हिसाब से करेक्ट होना था, बट ऑल्दो वो करेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो पेपर में एक पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे मैंने इसमें ये मार्क किया था कि अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर सिंगल स्टेटमेंट वाला ऑप्शन करेक्ट है तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वाले में भी सिंगल स्टेटमेंट वाला करेक्ट होगा। ये वैसे स्ट्रैटेजी वर्क करती है, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को देखोगे तो ये वर्क करती है, बट मैंने जो है मेरा ये वाला 66 इनकरेक्ट हुआ। ठीक है, तो वो गलत तरीके से वो अप्रोच कर लिया उसको ना, समझ रहे हो। तो एनीवेज क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन CO2 पर कैपिटा। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 5.5 नहीं होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता मुझे, बट ये जो है इनकरेक्ट है, और वैसे भी इसमें न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है। न्यूमेरिक वैल्यू यूजुअली यूपीएससी गलत ही स्टेटमेंट बनाता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अब देखो, इस वाले में भी मैंने सिंगल स्टेटमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, आप देख रहे हो, जबकि आंसर इसका सी है 2 एंड 3। तो मेरे साथ ये गड़बड़ हुई इस बार ना पेपर में कि मैंने, मतलब फॉलो तो होता है ट्रेंड, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, उसमें एक ट्रेंड फॉलो होता है PYQs की, जिसमें सेम टाइप ऑफ सब्जेक्ट में जिस तरीके से जो ऑप्शन, चाहे पॉलिटी का हो कुछ भी हो, उसमें आप देखोगे कि 2 एंड 3 या इस तरीके से जो ऑप्शंस बने हुए हैं और वो अगर आंसर करेक्ट है तो यूजुअली वही सेम पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मैंने ये जो स्टेटमेंट थी वो पढ़ी नहीं थी। जैसे इसमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 एमिशंस इन इंडिया। अब जनरल स्टेटमेंट है ये, ठीक है, और हो सकता है इन सेकंड स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशंस फ्रॉम फ्यूल कंबशन इंडिया रैंक्स द सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, और इसका आंसर 2 एंड 3 होना था, और मैंने इसको कंसिडर करते हुए नहीं चला। मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है इसमें फ्यूल कंबशन की बात कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को लेके आया है, तो शायद इसके चांसेस होंगे कि ये जो है इनकरेक्ट होगी, ये वाली स्टेटमेंट,
क्योंकि अलग अलग चीज़ों को, क्योंकि यूजुअली यूपीएससी ये भी करता है, वो ऊपर किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है और नीचे कोई और चीज़ मिक्स कर देता है, और यूजुअली जब ये करता है तो वो जो एक्स्ट्रा उसने ऐड किया होता है वो इनकरेक्ट होता है। ठीक है, एनीवेज क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं एक बार। अब देखो क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है हमारे पास प्लांट और डिस्क्रिप्शन उसका। अब इसमें देखो अगेन जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको अगर नहीं भी आता है, ठीक है, कसावा, जिंजर, मालाबार स्पिनच, मिंट, पपाया। कसावा का बोला हुआ है उसने कि ये वुडी श्रब है, जिंजर का हर्ब विद सूडोस्टेम है, मालाबार स्पिनच इज़ हर्बेशियस क्लाइंबर है, मिंट का बोल रहा है एनुअल श्रब है, पपाया इज़ वुडी श्रब। अब अगर आपको नहीं भी आता है, आपको सिंपली इसमें आपको देखो मार्क तो करने पड़ेंगे। आप अगर सोचोगे कि मैं मार्क नहीं करूँगा तो मार्क्स आ जाएंगे, तो वो तो नहीं होने वाला है। तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा और मार्क करने पड़ेंगे। तो इसमें अगर इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ था तो आपको सिंपली इसमें ओनली 3 वाला ऑप्शन जो था वो मार्क करना था, और वही इसका आंसर था। आपको अगर ऐसे वाले टॉपिक में, क्योंकि यूपीएससी भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप हर चीज़ पढ़ लो, हर चीज़ तो पढ़ ही नहीं सकते हैं यार। तो कुछ चीज़ों में लॉजिक ही अप्लाई करना होता है। 5 में से यूजुअली जो है 3 ही करेक्ट होते हैं। ठीक है, अब कोई कोई पढ़ लेते हैं, अब जो पढ़ लेते हैं वो तो फिर ठीक है, वो पढ़ रहे हैं तो ओके गुड, पढ़ना तो है ही, बेसिक चीज़ें तो पढ़नी है ही, मैं तो उस चीज़ को डिनाई कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो आप नहीं पढ़ सकते, उसमें आपको जो पैटर्न है यूपीएससी का उसको उसके फॉलो करते हुए आपको मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी ऊपर, जो मैं बोल रहा था कि सिंगल स्टेटमेंट वाला करेक्ट होगा, वो मेरा इसमें वर्क किया। ठीक है, 70 क्वेश्चन नंबर 70 में यहाँ पे क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू प्लानट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस बाय ओशंस। अब ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। आई होप कि आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई होंगी। ये वाली स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड पे आते हैं। स्टेटमेंट सेकंड बोल रहे हैं मेराइन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट पे एक बार आते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हाइयर ऑक्सीजन देन दैट इन एटमॉस्फेरिक एयर। अब यहाँ पे जब इसने ये सेवरल फोल्ड्स वाला ऑप्शन से स्टेटमेंट में वर्ड यूज़ किया तो ये इसको एक्सट्रीम बना देता है, और उसी बेसिस से मैंने यहाँ पे ये वाला इसको कंसिडर नहीं किया और मैंने सीधा इसको बी मार्क किया था, जो कि स्टेटमेंट सही है और अपना आंसर यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 में नेटो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, और ये वाला जो क्वेश्चन था ये मैंने बाद में अटैम्प्ट किया था। ठीक है, इसमें कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं और इसमें से सिलेक्ट करना था। ठीक है, और जो 72 था वो एंडेस माउंटेन के ऊपर दिया हुआ है। एंडेस माउंटेन पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज़। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बाद में नेक्स्ट राउंड में अटैम्प्ट किया था, और इवन आई थिंक 73 भी, हाँ 73 में क्या बोल रहा है, थ्रू हाउ मेनी ऑफ द डज द इक्वेटर पास। यहाँ पे 3 लेक के नाम दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ECB, ये कंट्रीज़ के नाम है जो इक्वेटर से पास करती है, ये मुझे याद था। ठीक है, लेकिन अब लेक्स के बारे में कभी सुना ही नहीं था कि लेक्स के बारे में, कि लेक्स भी पास करती है, जो कि अप्रोच यूज़ करनी चाहिए थी इसको करते टाइम। बट ठीक है, इन 3 क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। पहले हम 74 देखते हैं। तो 74 क्वेश्चन है टर्मरिक के ऊपर। ठीक है, न्यूज़ में बहुत था और ये टॉपिक जो है आना था, और ये टॉपिक मैंने पढ़ा भी हुआ था टर्मरिक के ऊपर। ठीक है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। करेक्ट स्टेटमेंट है। मोर देन 30 वेराइटीज़ ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ये भी ठीक है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है 1, 2 एंड 3। ठीक है, 74 का आंसर है 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ फेनोमेनन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रॉपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें एनसीईआरटी में ये आपको जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें ये सब चीज़ें दी हुई है, और तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दी वेस्टर्न अफ्रीका से मैच करती है ब्राज़ील कोस्ट। गोल्ड डिपॉजिट मिलते हैं गाना में, और डिराइव फ्रॉम ब्राज़ील प्लेटो व्हेन 2 कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। ठीक है, ये सब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से पहले के जो उसको ट्रू प्रूव करते हैं वो ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज़ नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस। 6 डिफरेंट लैंड मासेस में ऑस्ट्रेलिया भी आता है, अफ्रीका की जगह भी आती है। ठीक है, बहुत सारी जगह आती हैं। तो ये जो है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than equatorial and polar regions। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है ये
पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि करेक्ट है, ठीक है। लेकिन जब मैंने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी एग्ज़ाम में, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज़ हैव लेस ड्राई विंड्स, अब इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ना मैं थोड़ा सा हो गया कंफ्यूज एग्ज़ाम में। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ना मैं वहाँ पे ना मतलब टाइम भी चल रहा था और उतनी जल्दी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया दोनों को कि दोनों में से ये वाली इनकरेक्ट है, ठीक है। कभी कभी ये चीज़ होती है। तो उस बेसिस पे मैंने डी मार्क किया था, मुझे लगा था कि शायद फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है, लेकिन इसमें जो है ये वाली स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगी। ये भी वैसे बेसिक ही है, ये ज्योग्राफी में बेसिक 11th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ते हैं हम ये सब चीज़ें, ठीक है। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक हमेशा मैं गड़बड़ करके आता हूँ। इट्स नॉट लाइक ये टॉपिक मुझे आता नहीं है, ये आइसोथर्म और आइसोबार्स वाला ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, ये भी मतलब बेसिक ही है, ठीक है। आइसोथर्म, बेंड्स इक्वेटर वर्ड्स वाइल क्रॉसिंग दी लैंड मासेस, और इस टाइप का सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, ठीक है। लेकिन अब कन्फ्यूजन तो एग्ज़ाम में कभी भी हो सकती है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज़ हुई मेरे साथ कि मैं इसमें कंफ्यूज हो गया इन दोनों स्टेटमेंट को लेके, और वहाँ पे मुझे लगने लगा ऐसा कि शायद ये वाली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यूपीएससी जब ये वाला वाइल यूज़ करता है, वाइल क्रॉसिंग द ओशंस, या फिर जब इस तरीके से वो लिखता है वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस, तो उसमें वो चांसेस होते हैं कि उसको वो रिवर्स कर देता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैंने इसमें डी मार्क किया था, स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। बट ये चीज़ हमें यहाँ से ये सीखने को समझ में आता है कि पॉलिटी और ज्योग्राफी या फिर कोई भी जो ऐसा टॉपिक है जिसमें जो प्रिंसिपल ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं, उसमें हमें ना ये हैक्स और ट्रिक्स को थोड़ा सा कम यूज़ करना चाहिए, और पहले उसमें प्रिंसिपल के ऊपर सोचना चाहिए कि क्या वो स्टेटमेंट प्रिंसिपली करेक्ट है या नहीं है। अगर वो स्टेटमेंट प्रिंसिपली करेक्ट नहीं है तब उसमें फिर आप ये सब चीज़ें देखो, अदरवाइज़ जो है पहले तो इसको नॉलेज से ही सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो 77 में ये गड़बड़ हो गई। उसके बाद 78 में क्वेश्चन नंबर 78 इज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वाटर ऑन रॉक, chalk is known as a very permeable rock whereas clay is known as quite an impermeable और least permeable rock, ठीक है। अब चॉक के कंपैरिजन में क्ले तो इम्परमिएबल ही है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर स्टेटमेंट 2 बोल रहा है चॉक इज़ पोरस एंड हेंस कैन अब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो स्टेटमेंट 3 हम देखते हैं, क्ले इज़ नॉट एट ऑल पोरस, तो ये तो एक्सट्रीम है, ये तो इनकरेक्ट हो गई। और जैसे ही ये पढ़ा तो इसमें सीधा आंसर मार्क करना था सी, ओनली वन ऑफ दी स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज़ करेक्ट, दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं क्विकली, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन नंबर 79 में भी वेरिएशन है आंसर कीज़ में, कुछ लोग इसका सी आंसर बोल रहे हैं, कुछ लोग डी आंसर बोल रहे हैं, और मैंने इसमें डी मार्क किया था, ठीक है। तो एक बार 2 एंड 3 स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्विकली। हीट अब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Atmosphere's gases like carbon dioxide and particularly good at absorbing trapping radiation, ये दोनों स्टेटमेंट बहुत बेसिक हैं और दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। जो इशू है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में है, विदाउट द एटमोसफेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब इसने एवरीवेयर लिखा हुआ था ना कि पूरे अर्थ सरफेस पे एवरीवेयर जो है टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, सिर्फ इस बेसिस की वजह से मैंने इसको इनकरेक्ट कंसिडर किया था। अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती है और बहुत सारी कीज़ इसको ट्रू बता भी रही है, ठीक है। तो अभी इसको हम 1, 2 एंड 3 ही करेक्ट मान के चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजॉरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजीनियस एनिमल्स आर with small and marginal farmers and landless laborers. It was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in scientific and holistic manner. अब इन दोनों स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि जिसके बेसिस पे आप इसको ये कंसिडर करो कि इसमें से कोई स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो सकती है, नहीं, ठीक है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये गवर्नमेंट स्कीम है, यूपीएससी कभी भी किसी गवर्नमेंट स्कीम को किसी भी बुरी प्रोजेक्ट नहीं करेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि कुछ भी इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन डाले जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर रॉन्ग लाइट फ्रेम हो या कुछ भी गलत तरीके से प्रोजेक्ट हो। तो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है वो तो गवर्नमेंट स्कीम में करेक्ट होती ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारा हो गया। एक बार मैं आपको क्विकली ऊपर जो हमने 3 क्वेश्चन छोड़े थे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 71 में हमारे पास दिए हुए हैं 6 ऑप्शंस हैं,
6 है, और इसमें मेरे पास ये है ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5, ओनली ऑल द 6। ठीक है, ऑल द 6 होने के चांसेस बहुत कम है, और ओनली 3 होने के चांसेस भी बहुत कम है। ये चीज़ आप समझ लेना। इसमें भी सेम चीज़ इसमें है जो एंडिस वाला है, कि ये होने के चांसेस बहुत कम है। अब हमें पता है कि 5 में से जो है 3 वाला जो ऑप्शन होता है वो करेक्ट होता है। जब भी 5 ऑप्शन होंगे तो 3 उसमें से करेक्ट होते हैं। अब इन्होंने इस वाले क्वेश्चन पेपर में 2025 में इन्होंने 6 ऑप्शन दिए फैक्चुअल बेसिस के। ये फैक्चुअल है ये सब, इसमें से कोई भी कंट्री का नाम इधर से उधर कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब 5 में से 3 सही होते हैं, तो यहाँ पे 6 दिए हैं, तो मैंने 4 मार्क किया था। ठीक है, यहाँ पे 4 मार्क किया। अगर नहीं भी आता है तो जिसको आता है वो कर सकता है। ठीक है, और सेम चीज़ 72 में करी थी कि 6 दिया हुआ है, ओनली 4 वाले पे ऑप्शन पे टिक किया और दोनों करेक्ट हुए और दोनों में +2 मिला। ठीक है, 73 में गड़बड़ ये हुई कि 73 में मुझे कंट्रीज़ के नाम तो याद थे कि जो जो इक्वेटर से पास होती है, लेकिन लेक्स का कोई आइडिया नहीं था। अब इसमें सोचना ये था कि अगर हमने कोई चीज़ नहीं पढ़ी है तो वो ट्रू नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ ना, ये वाला थॉट डेवलप नहीं हुआ। हमारी आंखों के सामने हमें 3 ऑप्शन दिख रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि यार नन होने के चांसेस तो कम होंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी होती है। जब कोई एस्पिरेंट ऑप्शन देख रहा होता है और उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो वो सोचेगा यार नन तो चांसेस कम होंगे, बट यूपीएससी नन पे खेलता है। ठीक है, और मुझे लगा कि शायद, और लेक तंगानिका हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, ये तंजानिया में होती है शायद लेक तंगानिका। ठीक है, तंजानिया में, और तंजानिया इक्वेटर से पास करता नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने मार्क कर दिया था, और इसमें मैंने ओनली 1 मार्क किया था, जो कि गलत हो गया था। 81 क्वेश्चन हमारा है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और लास्ट 5 to 6 ईयर्स में यूपीएससी ने मॉडर्न हिस्ट्री की जो वेटेज थी वो काफ़ी कम कर दी थी, बट इस साल यूपीएससी ने हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से, और कंपैरेटिवली ईजियर क्वेश्चन ही पूछे हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 स्टेटमेंट दी हुई है। ही डिज़ायर्ड हिज कंट्रीमैन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच। अब ये चीज़ हमें पता है कि ये चीज़ राजा राम मोहन रॉय से एसोसिएटेड है, और ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, अब जब मैं पढ़ रहा था, ही पोजेस्ड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। अब जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मैंने इसको ईस्ट को मैंने जो है ब्रिटिशर्स और इन सब चीज़ों से कंसिडर कर लिया था। मुझे लगा कि शायद ये गलत है। ठीक है, और इसका जो आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, बोथ 1 and 2। मैंने सिर्फ बी मार्क किया था 2 ओनली, जो कि मेरा ये गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दी हुई है। हाउ मेनी ऑफ द अबव वर पार्ट्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, ये भी करेक्ट है। जब मैंने थर्ड स्टेटमेंट पढ़ी थी, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग इन पब्लिक, ये गलत है, और आप देख सकते हो कि मैंने इसको मार्क भी किया हुआ था यहाँ पे, इनकरेक्ट। ठीक है, लेकिन जब मैंने फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ी ना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत्स फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, इसमें मैं श्योर नहीं था, मुझे लगता था कि शायद ये नहीं होगा। आई थॉट कि शायद ये नहीं होगा। ठीक है, बट ये है। इसका जो आंसर है वो है ओनली 3, और मैंने मार्क किया था ओनली 2। मुझे लगा था कि शायद ये वाली स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होगी, बट एनीवेज क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। अरागट्टा द इरीगेशन डिवाइस की बात हो रही है यहाँ पे, इरीगेशन डिवाइस कॉल्ड अरागट्टा। अब ये PYQ है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है अ लार्ज व्हील विद अर्दन पॉट्स टाइड टू अ आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स। ठीक है, इरीगेशन डिवाइस है ये, तो ये इसका आंसर है, तो PYQ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड अज्यूम द टाइटल मातविलास, विचित्रचित्ता एंड गुणभर। ठीक है, अब मुझे ये वाला टॉपिक भी मैंने पढ़ा हुआ था। ठीक है, और इसमें मुझे जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट मेरा बोल रहा था कि महेंद्र वर्मन मार्क करना है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट मेरा ये बोल रहा था मुझे, और यही इसका आंसर है। ठीक है, बट मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो रहा था, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। आई एम श्योर कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा पेपर में। ठीक है, और ये यूजुअली लैक ऑफ रिवीजन की वजह से होता है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट भी, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट भी पढ़ा हुआ है। तो जब ऐसे सिमिलर कैमोफ्लेज करने के लिए यूपीएससी ऐसे ऑप्शंस बनाता है तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होती ही होती है। ठीक है, तो उसमें हमें इस टाइप के क्वेश्चन में ना, जो हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है, हमें उसके साथ जाना चाहिए। मुझे फर्स्ट इंस्टिंक्ट में यही लग रहा था कि इसका ऑप्शन महेंद्र वर्मन फर्स्ट ही होगा, बट फॉर सम रीज़न मैंने नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट मार्क कर दिया। ठीक है, और मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, अदरवाइज़ इसमें ए ही आंसर है इसका। ठीक है, अब फाहियान, क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। फाहियान द चाइनीज़ पिलग्रिम ट्रैवल्ड टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अब ये भी देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर चंद्रगुप्त सेकंड है।
चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में ही फाहियान जो है आया था। और ये भी आई थिंक PYQ है, बहुत बेसिक है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे यूजुअली आजकल यूपीएससी नई वाली जो एनसीईआरटी है उनमें से पूछता है, और इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन नई वाली एनसीईआरटी से हो सकते हैं। तो आई होप आपने वो सब पढ़ी होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजय द पावरफुल मैरिटाइम स्टेट। मैरिटाइम स्टेट की बात हो रही है, विच रूल्ड द मलय पेनिनसुला, सुमत्रा, जावा एंड द नेबरिंग आइलैंड्स। अब इसमें हमको जो पता है ना कि जो नेवी के साथ रूल करते थे जिनके पास, ठीक है, वो कौन सी डायनेस्टी थी, वो हमको पता है कि वो जो है राजेंद्र फर्स्ट चोला डायनेस्टी थी। वो राष्ट्रकूटा नहीं थी, ना वो होयसाला थी, ना वो काकतिया थी। ठीक है, इसका ये भी मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर राजेंद्र चोल फर्स्ट है। ठीक है, अब देखो ये वाला एक क्वेश्चन आ गया 87, विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया 600-322 BC, टेरिटोरियल रीजन दिया हुआ है, रिवर फ्लोइंग इन द रीजन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं आता था, बट इसके अंदर 4 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, नन इसमें ऑप्शन है नहीं, तो ऑल 4 होने की प्रोबेबिलिटी तो गलत हो गई। ऑल 4 तो नहीं होगा, कहीं से भी कुछ भी आप चेंज कर दोगे, इसमें कुछ भी चेंज कर दोगे ये गलत हो जाएगा, तो ऑल 4 तो नहीं होगा। और ओनली 1 हो सकता है, लेकिन ओनली 3 नहीं होगा। तो इसमें आपको इन दोनों में से ही कोई सिलेक्ट करना था, और मैं ओनली 2 मार्क किया था मैंने, क्योंकि 4 में से 4 फैक्चुअल वाले क्वेश्चन में हमेशा 2 स्टेटमेंट या 2 ऑप्शन करेक्ट होते हैं। ये पैटर्न है यूपीएससी का, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये आप PYQ उठा के देखना, उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, और मैं बाद में आपको दिखा भी दूंगा, और जब इस सीरीज़ के बाद में आगे और PYQ सीरीज़ डालूंगा तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि बहुत सारी जगह पे 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, 5 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे। जो यूपीएससी का पैटर्न होता है वो किस तरीके से वो क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, मैं वो सब चीज़ें आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप 1901 बाय विष्णु दिगंबर पुरस्कार। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट राउंड के लिए छोड़ा था, सर्कल लगाया हुआ है, सोचा था इसको बाद में करेंगे, बट टाइम नहीं मिल पाया। इसका आंसर है लाहौर। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन पे मैं दोबारा आ जाता ना, तो मैं इसमें ज़रूर इसमें लाहौर मार्क करता। वो मैं रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि गांधार के पास जो है लाहौर सबसे क्लोजेस्ट एरिया है, ये सब दूर है, ये तो बहुत ही दूर है उज्जैन तो। और मैं इसमें लाहौर मार्क कर देता अगर मैं इसमें दोबारा जब आता ना सेकेंड राउंड में, बट मैं यहाँ तक नहीं हो पाया क्योंकि टाइम ही बहुत कम बचा था। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 89 एक बार देखते हैं क्विकली। अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट प्रदेशिका, राजुक एंड युक्ताज वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट दी, कौन से लेवल पे हैं ये सब ऑफिसर्स। अब देखो मैंने इसमें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मार्क किया है, और मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों मार्क किया है, क्योंकि प्रदेश एक बड़ी यूनिट है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने इसमें मार्क किया है। ठीक है, बहुत सारी कीज़ में इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला हुआ है, लेकिन मैं आपको अगर बताऊँ तो जो ये तीनों ऑफिसर्स हैं ना, ये अलग अलग लेवल के ऑफिसर हैं, ये एक लेवल की नहीं है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, हो सकता है यूपीएससी ने, जैसे यूपीएससी ने तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 88 मार्क्स भी बन रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, राइट। तो देर आर चांसेस दैट यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन 2024 की तरह कुछ क्वेश्चन इन्होंने ड्रॉप कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत लोगों के जो मार्क्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उनके मार्क्स नहीं बने, जिसकी वजह से वो प्रीलिम्स की रेस से बाहर हो गए। मैंने भी बहुत सारे देख रहा था, मैं ग्रुप्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स के 88, 89, इवन 90 भी बन रहे थे किसी किसी के, उनका वो जो है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ लोग CSAT की वजह से नहीं सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, हो सकता है कि इसको ड्रॉप कर दिया हो, बट बहुत सारी कीज़ में इसका आंसर डिस्ट्रिक्ट लेवल दिया हुआ है, और मैंने इसमें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मार्क किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या गड़बड़ करी, इस क्वेश्चन में ना मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से है, स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज। जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी तो मेरे दिमाग में आया कि यार स्वराज तो बहुत अलग इवेंट पे जाके डिक्लेयर किया था। ठीक है, सडनली मेरे दिमाग में वो चीज़ आई। ठीक है, और उस चीज़ के बेसिस पे मैंने इस स्टेटमेंट को कर दिया इनकरेक्ट। ठीक है, और फिर जैसे ही मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी, इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ये सिविल डिसोबीडियंस पढ़ा ना, तो आई थॉट कि यार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो अलग हुआ था, बट यहाँ पे वो मूवमेंट की बात नहीं हो रही थी, वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस एज अ प्रिंसिपल की बात हो रही थी, एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, ये जो दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट मैंने जिस तरीके से पढ़ा और जिस तरीके से मैंने इसको कॉम्प्रहेंड किया वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया, जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ, और मुझे इसमें ये क्वेश्चन मेरा इनकरेक्ट हो गया। इसका आंसर है C, बोथ 1 and 2, और मैंने इसमें D मार्क कर दिया था नीदर। तो देखो ये होता है कि
पेपर करते टाइम जो अप्रोच है, क्या थॉट आया, उस बेसिस पे आगे आप क्या उसको अनफोल्ड करोगे आगे जाके, तो उसी बेसिस पे आपको फिर पॉजिटिव या नेगेटिव में जाओगे। तो मेरा तो ये गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है इकोनॉमी का क्वेश्चन और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। 2024 में जो पेपर आया था उसमें बहुत सारी जगह फ़ंड्स की बात की गई थी, तो चांसेस थे कि फ़ंड्स के ऊपर क्वेश्चन आना था और मैं ये पढ़ के भी गया था। ठीक है, बट जब मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा था, आप देख सकते हो हम 91 क्वेश्चन के ऊपर आ चुके थे। टाइम बहुत कम बचा था, सेकेंड राउंड में भी जाना था। अब उस टाइम पे मुझे मालूम तो था कि यार ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड यही होते हैं, हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल, बॉन्ड एंड स्टॉक नहीं होते हैं। बट मैंने सिर्फ उसको ना कि शायद यूपीएससी जनरल सेंस में पूछ रहा होगा, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड, कि शायद जनरल सेंस में पूछ रहा होगा। अब बॉन्ड्स तो ये भी होते हैं, फंड्स तो ये भी होते हैं, फंड के मैकेनिज्म। तो मैंने ऑल फोर इस वजह से मैंने मार्क कर दिया कि शायद जनरल सेंस में पूछ रहा होगा। बट इसका आंसर भी है ओनली टू, सिर्फ ये दोनों करेक्ट है, ये नहीं है। ये टॉपिक मुझे आता था बट स्टिल मेरा गलत हो गया ये। अब देख लो आप क्या थॉट आता है, उस बेसिस पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, पढ़े हुए क्वेश्चन भी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के इनकम के सोर्सेज बताने हैं हमें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसीज, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब उसने बोला पेंशन फंड मैनेजमेंट, पेंशन फंड मैनेजमेंट वो करता ही नहीं है। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज़ को लेंड नहीं करता है, वो बैंक्स को लेंड करता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो अगर मेरा 3 और 4 गलत हो गया तो आप देख रहे हो कि मैंने बी और सी ऑप्शन को मैंने इनकरेक्ट जो है मार्क कर दिया यहाँ पे। अब मेरे पास बचता है ए और डी, जिसमें है 1 to 1 to 5। अब अगर आप 5 देखोगे तो 5 है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, इसकी एक स्पेसिफिक टर्म होती है, इसको आई थिंक सिनेराज बोलते हैं। ठीक है, और ये ट्रू है, तो इसका जो आंसर है वो है डी, 1, 2 एंड 5। ठीक है, +2 मैंने मार्क किया था, +2 मतलब मैंने डी मार्क किया था, मुझे +2 मिल गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में हमको 3 कॉलम, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 कॉलम क्वेश्चन आएंगे, वो यहाँ पे आया है। ऑर्गेनाइजेशन, उसके फंक्शन एंड इट वर्क्स अंडर। ठीक है, अब ईडी दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, ईडी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, यहाँ पे दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में नहीं आता, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एनफोर्सेस द प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये वाला जो है ये करेक्ट है। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे कोचिंग वालों ने ऑप्शन थर्ड को भी करेक्ट बताया, बट ये थर्ड करेक्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो थर्ड है ये करेक्ट नहीं है। इसमें ओनली 1 मार्क किया था, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट, ये एक है बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही आती है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो ये नहीं है। कैरिंग आउट द बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड नैबिंग टैक्स एविडेंस, ये इसका फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी बॉडी है जो परफॉर्म करती है। तो उसके बेसिस पे इसका आंसर ओनली 1 होना चाहिए, बट कुछ कीज़ ने इसका आंसर ओनली 2 दिया हुआ है। ठीक है, बट एनीवेज इस क्वेश्चन में मुझे +2 मिलने चाहिए। ठीक है, ऑल्दो यूपीएससी ने अब पता नहीं क्या किया है, आंसर की नेक्स्ट ईयर आएगी तब भी पता चलेगा एग्जैक्ट तो, बट मेरे हिसाब से और कुछ कोचिंग फीस के हिसाब से इसका आंसर ओनली 1 होना चाहिए। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल दी लिस्टेड कंपनीज, सारी लिस्टेड कंपनीज़ को वो मैंडेट करता है कि एक ऐसी रिपोर्ट सबमिट करो, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग BRSR मेक्स डिस्क्लोजर्स इन दी रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। बहुत जनरल स्टेटमेंट है कि अगर कोई कंपनी ये रिपोर्ट सबमिट कर रही है तो उसको डिस्क्लोज करना है, नॉन फाइनेंशियल इन नेचर जो भी है। ठीक है, तो ये मैंने इसमें बी मार्क किया था, ओनली 2, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, इन इंडिया इनकम फ्रॉम allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax। अब ये वाली स्टेटमेंट देखते ही ना इसको इनकरेक्ट कर देना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे इसका आंसर डी है, स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि एग्जेम्प्टेड नहीं होती है। मैंने यहाँ पे इसको जनरल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कंसिडर कर लिया। ठीक है, एलाइड पे उतना फोकस नहीं किया कि एलाइड एक्टिविटीज़ है वो एग्जेम्प्टेड नहीं होती है। और इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है, जब उसने टैक्स एग्जेम्पशन के ऊपर बात करी है और वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई है। ठीक है, लेकिन मैंने ये किस बेसिस पे इसको करेक्ट माना था, बिकॉज जब मैंने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी ना, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज़ नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है और यही इसका रीज़न है। ठीक है, कि ना होने का। ठीक है, बट ये जो है
यहाँ पे अलाइड एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत है और इसका आंसर होगा डी, स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। मेरा गलत हो गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 जो है मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन है। हम लोग लास्ट ईयर भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये क्वेश्चन आएगा और ये 2025 में आ गया। इंडिया हैज़ जॉइंड दी मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इंडिया इज़ रिच रिसोर्स इन ऑल दी 30 क्रिटिकल मिनरल्स। ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है इंडिया के पास। ठीक है, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट मिलती है हम सीधा आंसर पे तो पहुंच जाएंगे। जो आंसर है सी 1 एंड 3 ओनली, क्योंकि 2 जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब थर्ड टर्म एक बार पढ़ लेते हैं। द पार्लियामेंट इन 2023 हैज़ अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स एक्ट एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कंपनीज कंपोजिट लाइसेंसेज फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स। जनरल स्टेटमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली है, तो ठीक है ये वाली स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में जो है स्टॉक्स और बॉन्ड्स की बात हो रही है, बॉन्ड होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क दैट स्टॉक होल्डर्स। जो स्टॉक होल्डर है उसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो बॉन्ड होल्डर है उसने वो एक तरीके से डेटर है। ठीक है, जो जो बॉन्ड होता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, जो स्टॉक होता है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो जो बॉन्ड होल्डर होता है वो रिलेटिवली लोअर रिस्क पे होता है स्टॉक होल्डर से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर। ये भी ठीक है, स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं, उनको ओनरशिप मिलती है जब वो स्टॉक्स खरीदते हैं। फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज। ये भी सही है, जब रीपेमेंट करनी होती है तो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर को पैसे वापस दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, तभी जो है वो ग्रेट बूम हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया स्टॉक मार्केट हैज़ ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सरपास कर रहे हैं तभी तो ये ट्रू हो रहा है कि वेरी लार्ज पोर्शन के हम बारे में बात कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 3 है, देयर इज़ नो रेगुलेटरी बॉडी। देयर इज़ नो रेगुलेटरी बॉडी की बात हो रही है, तो ये जो है इनकरेक्ट हो गया, तो इसमें आंसर होगा 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, करेक्ट है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स, ये भी करेक्ट है। और सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी करेक्ट है। इसका आंसर हो गया ए, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 है कैपिटल रिसीट के ऊपर। कैपिटल रिसीट क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसीट्स, बोरोइंग भी कैपिटल रिसीट में आती है, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट जो है लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता है, तो ये वाली जो ऑप्शन है इनकरेक्ट हो गई। इसका आंसर हो गया ए, 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, तो अब हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर ओवरऑल देखें तो 54 क्वेश्चंस करेक्ट हुए, 35 इनकरेक्ट हो गए और 11 क्वेश्चंस मैंने स्किप किए। फाइनल स्कोर बन रहा है 84.9 आउट ऑफ 200। आई थिंक इस पूरे रियल अटेम्प्ट सीरीज़ से आपको ये समझ आया होगा कि एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में हम कैसे डिसीजंस लेते हैं और काफ़ी बार एलिमिनेशन या ओवर थिंकिंग से क्या गलतियाँ हो जाती हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आपके इनमें से कितने सही हुए, और अगर कोई डिफरेंट अप्रोच हो किसी क्वेश्चन के लिए तो वो भी शेयर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आगे नए वीडियोस आने वाले हैं, एनसीईआरटी सीरीज़, स्ट्रैटेजी सीरीज़ एंड मेनी मोर। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, जय हिंद।